कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से संस्थान किड्स क्लासेस पे। और जैसा कि आपको पता है कि अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पोएट्री वाला पार्ट पढ़ रहे थे। और इस कड़ी में अभी तक अपन ने 3 पोएम भी पढ़ ली है। शेक्सपियर का सोनेट 30, जॉन मिल्टन का ऑन हिज 23rd बर्थडे, और फिर जॉन डन का द सनराइजिंग। और फिर मैंने है इन तीनों से आपको प्रश्न भी करवाए थे ये बताने के लिए कि भाई किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो अब से अपन ये करेंगे कि 2 पोएम करने के बाद अपन उनके प्रश्न उत्तर देख लेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जॉन ड्राइडन की एक बहुत ही शानदार कविता जिसका नाम है ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे। है ना, सेंट सेसिलिया है वो एक लेडी थी जो चर्च में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और पूरे दुनिया के म्यूजिशियंस है ना, वो 22 नवंबर को उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे अपन भाई अपने जो भी व्यक्ति है जो लिटरेचर से संबंध रखता है, जो गाने से संबंध रखता है या जो किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने से संबंध रखता है, तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे माँ सरस्वती की तरफ। वैसे ही जो अपने ये, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से संस्थान किड्स क्लासेस पे। और जैसा कि आपको पता है कि अपन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे। और उसमें भी अपना फिलहाल जो फोकस चल रहा था वो चल रहा था अपने पोएट्री वाले पार्ट पे। किस पे चल रहा था? पोएट्री वाले पार्ट पे। अपन ने अभी तक है वो 3 पोएम्स कर ली है। पहली शेक्सपियर की सोनेट 30, उसके बाद है जॉन मिल्टन की ऑन हिज 23rd बर्थडे, उसके बाद है वो जॉन डन की द सनराइजिंग, और उसके बाद है मैंने इन तीनों पोएम से आपको प्रश्न उत्तर भी करवा दिए थे ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि प्रश्न उत्तर आएंगे कैसे, किस तरह से इनसे प्रश्न बनेंगे। और फिर आपको ये भी पता चल जाए कि आपको है उन 3 पोएम से कितना याद हुआ है। तो मैं काम करूंगा, प्ले लिस्ट बना दूंगा जिसमें ये सारी पोएम्स और उनके प्रश्न उत्तर डाल दूंगा। अब से आगे अपन ये करेंगे कि हर 2 पोएट्री होने के बाद अपन उनके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। और इसी कड़ी में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जॉन ड्राइडन की ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे। ये किसकी है? जॉन ड्राइडन की एक पोएम है। तो देखो इस पोएम की खास बात क्या है। जैसे अपन है, कोई भी संगीतकार होता है, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाला होता है, या कोई भी लिटरेरी पर्सन होता है, तो अपन है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माँ सरस्वती को। वैसे ही ये अर्पित करते हैं सेंट सिसिलिया को। असल में तो ये एक पादरी थी, चर्च से जुड़ी हुई महिला थी, लेकिन ये इतनी अच्छी संगीतकार थी कि इतिहास में ये अपनी छाप छोड़ गई। और हर साल 22 नवंबर को जितने भी क्रिश्चियन संगीतकार होते हैं या जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सेंट सिसिलिया को। बस उन्हीं की याद में जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने एक गीत लिखा है, ये मान लो। असल में ये पोइम नहीं, ये गीत है। तो इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जितना भी जो कुछ भी जानना है ना, वो सारा अपन आज की इस पोइम से जान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जॉन ड्राइडन की। जी, इनका जन्म हुआ था 1631 में और इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1700 ईस्वी में। यानी ये कितने साल जिए? 69 ईयर जिए। फिर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि जॉन ड्राइडन है वो एक मेजर इंग्लिश पोएट थे, क्रिटिक थे, है ना, ड्रामेटिस्ट थे ऑफ रेस्टोरेशन एज। तो यहाँ पे देखो एक नाम आया है रेस्टोरेशन एज, कि भाई जो जॉन ड्राइडन थे उनका संबंध था रेस्टोरेशन एज से। तो रेस्टोरेशन एज क्या होती है? आपको पता है कि जब ओलिवर क्रोमवेल ने इंग्लैंड में राजतंत्र खत्म कर दिया था तो प्यूरिटन एज आ गई थी, यानी राजाओं का राज है वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद ओलिवर क्रोमवेल के बाद आपको पता है 1660-61 के आसपास जाके है वो प्यूरिटन एज खत्म हुई, फिर से राजतंत्र लागू हुआ। और फिर से है जैसे जो भाई थिएटर थे जहाँ पे ड्रामा प्ले होता था, तो प्यूरिटन एज के दौरान उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन 1660 के बाद है उनको फिर से खोला गया, जो कवि थे उनको फिर से आजादी दी गई। तो ऐसी एज को बोलते थे रेस्टोरेशन एज। असल में रेस्टोर क्या किया गया? राजतंत्र रेस्टोर किया गया, मोनार्की है वो फिर से स्थापित की गई इंग्लैंड के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। कि जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म है ना, जो अपन भाई क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, पोएम्स का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं अपन किसी नोवेल का, तो उसको अंग्रेजी में उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? जॉन ड्राइडन थे। कौन थे? जॉन ड्राइडन थे और अलेक्जेंडर पोप थे। लेकिन जॉन ड्राइडन का नाम है वो अपन पहले पढ़ते हैं। अब थोड़ा की फैक्ट की बात कर लेते हैं अपन जॉन ड्राइडन के बारे में, कि भाई इनका जन्म है वो 1631 में हुआ, है ना, एल्कविंकल इंग्लैंड में। एल्कविंकल नाम की जगह पे इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। ये मरे 1700 में लंदन में, लंदन के अंदर इनकी मृत्यु हुई। रेस्टोरेशन पीरियड से है ये अपना वो क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। और टाइटल क्या था? तो ये इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने, यानी जो राज्य कवि होता है ना, जिसको अनुदान है वो राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार देती है, तो ये वो पोएट बने कब? 1668 में।
और ये क्या थे? रॉयल हिस्टेरियोग्राफर थे। यानी जो भाई होता नहीं है कि कोर्ट हिस्टोरियन होता है, कि जो क्या करता है कि जैसे भी भाई राज परिवार में जो जो घटना हो रही है उनको लिखता रहता है। तो ये क्या थे? रॉयल हिस्टोरियन थे। और ये जाने किसके लिए जाते थे? अपनी पोइट्री के लिए जाने जाते थे, ड्रामा के लिए जाने जाते थे, सटायर यानी तंज के लिए जाने जाते थे, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते थे, कि एक पोएम है उसका अर्थ क्या है, कभी उसमें कहना क्या चाहता है, क्या कवि ने उसमें जो शब्दों का यूज किया है वो सही किया है या गलत किया है। ये सारी बात है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर बताई जाती है। आगे चलते हैं। इनके मेजर वर्क क्या है? देखिए, जब भी आप है, आप देखो कि आपका जो पोएट्री वाला पार्ट है आपके सिलेबस के अंदर, उसमें एक एक पोएट का नाम दिया गया है और एक एक पोएम का नाम दिया गया है। तो वो आपसे पोएट से भी सब कुछ पूछ सकता है, वो हमसे पोएम से भी सब कुछ पूछ सकता है। तो जैसे मान लो कोई भी अगर पोएम है तो उसका जो पोएट है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके बड़े बड़े वर्क कौन से थे। तो इसी कारण अपन है वो जॉन ड्राइडन के थोड़े बड़े बड़े वर्क पढ़ेंगे। तो पोएट्री है, जैसे एब्सलोम एंड एकिटोफेल, ये इनकी एक पोएट्री है। मैकफ्लेक्नो, ये इनकी एक पोएट्री है। और एन एस मिरेबिलिस, ये इनकी एक पोएट्री है। ये मोक एपिक है। मैकफ्लेक्नो है ना, ये एक मोक एपिक है। क्या है? मोक एपिक है। छंद महाकाव्य है, अच्छा है, पढ़ के देखना, मजा आएगा। इन्होंने ड्रामा लिखा था ऑल फॉर लव एंड द इंडियन क्वीन, ये इन्होंने ड्रामा लिखा था। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज इनको लेके, वो है इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन्होंने लिखा था ऑफ ए एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी। तो ये चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, ये इनके महत्वपूर्ण है, वो क्या है, वर्क है। तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एब्सलोम एंड एकिटोफेल, मैकफ्लेक्नो और एन एस मिरेबिलिस, ये क्या है, इनकी पोइम्स है। एक बार फिर से पढ़ो। एब्सलोम एंड एकिटोफेल, मैकफ्लेक्नो और एन एस मिरेबिलिस, ये क्या है, इनकी पोइम है। ड्रामा की बात करें, ऑल फॉर लव इंडियन क्वीन, ऑल फॉर लव इंडियन क्वीन, कि सब किससे प्यार करते हैं भाई? सब तो रानी जी से प्यार करते हैं। रानी कहाँ की? तो सबसे खूबसूरत रानी तो इंडिया की रानी होगी। तो सब किससे प्यार करते हैं? इंडिया की रानी से प्यार करते हैं। तो ऑल फॉर लव एंड द इंडियन क्वीन, इस तरह से याद रख लेना। ठीक है। फिर बात करते हैं ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी। क्या ऐसे किसके लिए लिखा है? ड्रामेटिक पोइसी के लिए। किसके लिए? ड्रामेटिक पोइसी के लिए। आगे चलते हैं। अब इन्होंने लिटरेचर में क्या क्या योगदान दिया? तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि इनका नाम अगर आएगा ना तो वो आएगा हीरोइक कपलेट के लिए। इनका और अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है हीरोइक कपलेट के लिए। इन्होंने हीरोइक कपलेट को है ना वो फेमस कर दिया था। पोइम में लिखी थी हीरोइक कपलेट में इन्होंने खूब, है ना, एक डोमिनेंट पोइटिक फॉर्म के रूप में ना इन्होंने बना दिया था हीरोइक कपलेट को। आज अपन रेस्टोरेशन एज पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ अपन पढ़ते हैं हीरोइक कपलेट, कि रेस्टोरेशन एज में बहुत ज्यादा फेमस था हीरोइक कपलेट। तो इसको फेमस किसने किया? जॉन ड्राइडन ने, अलेक्जेंडर पोप ने, लेकिन अगर मेन नाम देखे तो किसका है? जॉन ड्राइडन का। डेवलप्ड मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश, और इन्होंने किसका विकास किया? जो मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इंग्लिश के अंदर, उसका विकास किसने किया? जॉन ड्राइडन ने किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जॉन ड्राइडन के बारे में मेरे को कुछ चंद बातें बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो एक तो आप बताओगे कि उनका जन्म हुआ था 1631 में लिंकनविल नाम की जगह पे, इंग्लैंड में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1700 में लंदन के अंदर। ठीक है। फिर आप बोलोगे कि वो 1668 में थे वो पोइट लॉरिएट बने, चलो ये भी अच्छी बात है। फिर आप कहोगे कि उनको है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इंग्लिश के अंदर पिता कहा जाता है, चलो ये भी अच्छी बात है। फिर आप ये कहोगे कि वो पोइट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, और वो रॉयल हिस्टोरियोग्राफर भी थे। फिर आप ये कहोगे कि उनकी फेमस फेमस जो कविता है उनमें सबसे पहली तो है एब्सलोम एंड एकिटोफेल, और उसके बाद है कौन सी है बताओ? उसके बाद कौन सी है उनकी पोइम? चलो पोएम एक बार एक ही याद आ रही है। फिर अपन बात करें उनके ड्रामा, तो ऑल फॉर लव एंड द इंडियन क्वीन। और फिर उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है फॉर क्रिटिसिज्म फॉर ड्रामेटिक पोइसी, ये इनका क्या है? क्रिटिसिज्म। तो अब अपन क्या देख लेते हैं? इनकी पोइट्री और देख लेते हैं। मैक फ्लेक्नो और एनएस मिरेबिलिस, ये उनकी दो कविताएं होती। तो इतना कुछ तो आपको याद होना चाहिए। फिर आप ये बताओगे कि सर उन्होंने ना हीरोइक कपलेट को फेमस कर दिया था अपने टाइम में, ये चीज भी है ना आपको पता होनी चाहिए। समझ गए? ये चीज भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ब्रॉड क्लैरिटी, बैलेंस एंड ऑर्डर टू इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर में क्या लेके आए? क्लैरिटी लेके आए। मान लो किसी कवि ने कोई कविता लिख दी और फिर वो मर गया, और उसके मरने के बाद वो कविता छपी, तो अपन उस कविता को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता कि कौन सा
माइंडसेट लेके कवि ने वो कविता लिखी थी। तो जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते थे वो रिसर्च करते थे और वो बताते थे अपने को कि भाई ये पीरियड चल रहा था, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे जो इसने ये कविता लिखी है ना, इसका मतलब ये है। ये काम होता था लिटरेरी क्रिटिक्स का। फिर ये क्या थे? मास्टर ऑफ सटायर एंड पॉलिटिकल पोएट्री। सटायर बहुत अच्छा करते थे, तंज कसना कहते हैं ना जो, है ना, जैसे अगर मारवाड़ी में कहेगा कटाना में एक नंबर आए, किसी की भी बात नहीं पढ़ने देते थे, एक नंबर का सटायर करते थे ये और एलेक्जेंडर पोप मिलके। मतलब साथ वाले और जो पोएट्स थे ना, उनकी शान ही ले ली थी, ये मान लो। राइटिंग स्टाइल क्या थी इनकी? फॉर्मल थी, बैलेंस थी और लॉजिकल थी। यानी ये ज्यादा इमेजिनेशन पे ध्यान नहीं देते थे। ये क्या कोशिश करते थे कि वही लिखे जो भाई समाज में है, जो काम आई जो चीज, वही चीज लिखते थे ये, है ना। इनको ही फॉलो किया था विक्टोरियंस ने। विक्टोरियंस एकदम प्रैक्टिकल चीज लिखते थे। वो कहते थे कि इमेजिनेशन लोगों को खराब करती है, इमेजिनेशन के बारे में मत लिखो, असली चीज के बारे में लिखो। सीधी सी बात है। यूज ऑफ हीरोइक कपलेट्स। भाई हीरोइक कपलेट्स लिखे थे। हीरोइक कपलेट्स होते क्या है? तो आइम्पिक पेंटामीटर में लिखी हुई 2 लाइनें होती है, ये होती है हीरोइक कपलेट। और वो हमेशा क्या होती है? राइम्ड होती है। दोनों लाइन क्या होती है? आपस में राइम्ड होती है। सटायर और विट का है वो बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग करते थे जॉन ड्राइडन। तो अभी तक है अपन ने पोइम पढ़ने शुरू भी नहीं किए। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं? जॉन ड्राइडन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब इनको देखो, इनको ग्लोरियस जॉन भी कहा जाता था। इनके साथियों के, जो इनके साथी थे, उनके साथ के जो पोएट थे, इनके समय में जो सात पोएट थे, उनके द्वारा इनको क्या कहा जाता था? ग्लोरियस जॉन कहा जाता था। कन्वर्ट टू रोमन कैथोलिक ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स सेकंड। और जेम्स सेकंड के दौरान वो क्या हुए? कन्वर्ट हो गए। किसमें? रोमन कैथोलिज्म में, है ना। जो रोमन कैथोलिज्म है उसमें ये क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। लॉस्ट हिज लॉरियटशिप आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और 1688 के बाद एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें इनको पोएट लॉरियट से हटा दिया गया। बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबी पोएट्स कॉर्नर। तो एक बहुत ही फेमस कब्रिस्तान है जिसका नाम है वेस्टमिनिस्टर एबी। और वहां पे फेमस फेमस पोएट को है, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है पोएट कॉर्नर। वहां पे आपको पता है शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे पोएट है वो दफन है। तो यहाँ उनको भी वहीं दफन किया गया। इनकी फेमस लाइन क्या है? कि ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर एलाइड। कि ग्रेट विट्स होती है ना, और मैडनेस है, वो दोनों आसपास की चीज है। दोनों के बीच कंफ्यूज होना बहुत आसान है। अब अपनी जो ये पोएम है ना, ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे, ये असल में क्या है? ये असल में एक पिंडारी कोड है। ये क्या है? पिंडारी कोड है। तो अब आपको थोड़ा बहुत पिंडारी कोड के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप पोएम को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए पढ़ते हैं पिंडारिक ओड को, है ना। तो पिंडारी कोड होता क्या है? डेफिनेशन जान लो पहले पिंडारी कोड की। तो एक पिंडार नाम का व्यक्ति था जो वो ओड लिखता था, उसको पिंडारी कोड कहते हैं। ए पिंडारी कोड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ ए पर्सन। तो पिंडारी कोड असल में क्यों लिखी जाती है? पिंडारी कोड लिखी जाती है किसी पर्सन की तारीफ करने के लिए, ठीक है। किसी पर्सन की तारीफ करने के लिए। ओड का मतलब ये मान लो गीत, गाना, जो अपने गाना चलता है ना मूवीज में, वो तरह के गाने ओड एक तरह से वो संगीत होते हैं। किसी पर्सन को, किसी इवेंट को, किसी आइडिया को क्या करते हैं? तारीफ करने के लिए लिखा जाता है। इंस्पायर्ड बाय द स्टाइल ऑफ ग्रीक पोएट पिंडार। और ये किसके द्वारा इंस्पायर होते हैं? जो ग्रीक पोएट पिंडार था, जो जैसी कविताएं लिखता था उससे इंस्पायर होके है, उस तरह की कविता लिखने को क्या कहते हैं? पिंडारिक ओड कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई भी फिक्स है, वो स्टेंजा पैटर्न नहीं होता। एक स्टेंजा बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है, तीसरा सबसे बड़ा हो सकता है। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। एलिवेटेड स्टाइल होती है। क्या होती है? एलिवेटेड स्टाइल होती है। जैसे ग्रांड, सीरियस एंड फॉर्मल लैंग्वेज होती है। यानी जैसे जो ये मान लो कि आप दरबार में यूज की जाने वाली जो लैंग्वेज होती है ना, जो कोर्ट रूम में यूज की जाने वाली जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज का यूज होता है। यानी शुद्ध हिंदी में गाया गया गीत एक तरह से, ऐसे मान लो। और थीम क्या होती है? प्रेज करते हैं, सेलिब्रेट समथिंग इंपॉर्टेंट। म्यूजिक को, हीरो को, इवेंट को, किसी आइडिया को, किसी पर्सन को सेलिब्रेट किया जाता है। उनके जो कार्य है ना, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होती है? इसमें इमोशनल इंटेंसिटी होती है और कॉम्प्लेक्स थॉट होता है। लेकिन खास बात यह है कि पिंडारिक कोड के भी दो टाइप क्या होते हैं? पिंडारी कोड के भी दो टाइप होते हैं। पहला तो होता है ओरिजिनल पिंडारी कोड, जिसे अपन ग्रीक पिंडारी कोड भी कहते हैं। यानी बिल्कुल वैसा पिंडारी कोड जैसा पिंडार लिखा करता था, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती थी कि इसका एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें होता था स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड, है ना। स्ट्रोफी,
एंटीस्ट्रोफी और रिपोर्ट। स्ट्रोफी में तो वो मतलब जो गीतकार होते थे वो स्टेज पे लेफ्ट की तरफ जाते थे और गीत गाते थे। फिर एंटीस्ट्रोफी में वो राइट की तरफ जाते थे, गीत गाते थे। और इपोड में वो बीच में खड़े होके क्या करते थे, गीत गाते थे। और एक स्टेंजा सॉरी एक ओड के अंदर ये चीज है वो कई बार रिपीट हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। और दूसरा होता था इंग्लिश इरेगुलर पिंडारी कोड। यानी दूसरा क्या होता था, जो इंग्लिश में जो पिंडारी कोड लिखे गए थे ना वो होते हैं, ये इरेगुलर होते हैं। इनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें स्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी या ईपोड को फॉलो करना पड़े। बस ये क्या होते हैं कि जॉन ड्राइडन द्वारा लिखे गए थे, फ्रीली फ्लोइंग स्टैंजा, जैसे मन में आए वैसे स्टैंजा लिखे हुए हैं। अब आपको एक मैं खास बात बताता हूँ, अब मैं आपको एक खास बात क्या बताता हूँ, अब मैं आपको देखो खास बात ये बताता हूँ यहाँ पे आपको। अब मैं यहाँ पे आपको खास बात ये बताऊंगा कि जो अपनी ये पोएम है ना सेंट सेसिलियाज डे, इसमें टोटल है वो 7 स्टेंजा है। ठीक है, क्या है, टोटल 7 स्टेंजा है। कोई फिक्स टाइम स्कीम नहीं है और कोई फिक्स है वो स्ट्रक्चर नहीं है। कोई स्टेंजा बड़ा है, कोई स्टेंजा छोटा है। 7 स्टेंजा के बाद है 8वें नंबर पे क्या है, एक कोरस है। क्या है, एक ग्रैंड कोरस है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। अब जान लेते हैं अपनी पोएम के बारे में। अपनी जो ये पोएम है सेंट सिसिलियाज डे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाई अपन ने जॉन ड्राइडन के बारे में जान लिया, अपन ने ये जान लिया कि जो पिंडारी कोड होता है वो क्या होता है। अब अपन अपने पोएम के बारे में तो थोड़ी जानकारी जाने ना, कब पब्लिश हुई, है ना, उससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है, वो सारी चीजें भी जाने, तो अब वो जानेंगे। तो ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी हुई है, ये आपको पता है। तो इसकी खासियत क्या है कि इसका पोएट था जॉन ड्राइडन था, ये बात तो याद हो गई होगी आपको कि सेंट सिसिलियास डे का पोएट कौन था, जॉन ड्राइडन था, जो किस एज से रिलेट करता था, सर रेस्टोरेशन एज से। ठीक है, ये पोएम लिखी कब गई, 1687 में, 1687 के अंदर। कब लिखी गई, 1687 के अंदर। किस ओकेजन पे लिखी गई, रिटर्न टू सेलिब्रेट सेंट सिसिलिया डे, कि 22 नवंबर को जो सेंट सिसिलिया डे मनाया जाता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या लिखा गया, ये ओड लिखा गया। इस जो ओड है उसकी थीम क्या है, यानी किस चीज पे लिखा गया है। तो पावर ऑफ म्यूजिक ओवर द यूनिवर्स एंड ह्यूमन इमोशन, कि पावर म्यूजिक का है वो पावर बताने के लिए कि ह्यूमन का इमोशन या यूनिवर्स है उसको किसने बनाया, म्यूजिक ने बनाया, इस तरह की बात करने के लिए। अब देखो कि सेंट सिसिलिया के बारे में भी तो थोड़ा पढ़े ना कि वो कौन थी। तो सेंट सिसिलिया इज रिगार्डेड एज द पेट्रोन सेंट ऑफ म्यूजिक, कि वो क्या थी, संगीत की सेंट थी, यानी संगीत की साधु थी एक तरह से, ऐसे मान लो। यानी अगर संगीत की बात आए ना क्रिश्चियनिटी में, तो सेंट सिसिलिया का नाम सबसे पहले आएगा। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, यानी कहानियों के अनुसार, शी कुड हियर हेवनली म्यूजिक इवन ड्यूरिंग हर मार्टरडम, कि वो क्या कर सकती थी कि वो है उनको सुनाई देता था, क्या सुनाई देता था उनको, उनको देवीय संगीत सुनाई देता था। यानी जो म्यूजिक हेवन में बजता है ना, जो म्यूजिक स्वर्ग में बजता है वो उनको सुनाई देता था, और उसके अनुसार है वो गीत गाती थी और गीत बनाती थी। इसलिए लोग थे वो पागल थे उनके संगीत के पीछे। जब वो मर रही थी ना तब भी उनको वो गीत सुनाई दे रहे थे। म्यूजिशियंस ऑनर हर एवरी ईयर ऑन 22 नवंबर, और जो म्यूजिशियंस है पूरे दुनिया के जो संगीतकार है जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, वो हर साल 22 नवंबर को उनको श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। अब अपना जो ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियस डे, अपना जो ये ओड है, अपनी जो ये पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है। तो ये देखो, म्यूजिक इज शोन एज ए डिवाइन एंड क्रिएटिव फोर्स। भाई म्यूजिक को एक देवीय शक्ति दर्शाया गया है, और ऐसी शक्ति दर्शाया गया है जो इस यूनिवर्स को बना सकती है। इट हैज पावर टू, इसके अंदर शक्ति है, क्रिएट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को बनाने की, कंट्रोल द ह्यूमन इमोशन, इंसानों के भावों को कंट्रोल करने की, इवन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और दुनिया को खत्म करने की भी ताकत है किसके पास, म्यूजिक के पास। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। अब देखो इसका स्ट्रक्चर है वो पिंडारी कोड है, और कौन सा पिंडारी कोड है, इरेगुलर कोड है, विथ वेरिड स्टेंजा लेंथ। कहीं स्टेंजा बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, तो स्टेंजा की लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए ये इरेगुलर पिंडारी कोड है। ठीक है, ईच स्टेंजा हाईलाइट ए डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इज इमोशनल इफेक्ट। अब हर स्टेंजा क्या करता है, हर स्टेंजा है वो क्या करता है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है कि कैसे वो इंसान के इमोशन को इफेक्ट करता है, या कैसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है
वो इंसान के इमोशन को इफेक्ट करता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसने कहा है कि ट्रम्पेट, ट्रम्पेट कौन सा इमोशन देती है? वॉर, करेज और हीरोइज्म। जैसे रणबेरी, आपको पता है, जैसे अपन भाई अपन पढ़ते हैं क्षत्रिय के बारे में, अपन अपन राजस्थानी है, आपको पता है, आपने मान सिंह के बारे में पढ़ा है, अकबर के बारे में पढ़ा है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है, और सांगा के बारे में पढ़ा है, कुंभा के बारे में पढ़ा है। तो आपको पता है कि रणबेरी क्या होती है, और जब रणबेरी बजती थी तो सैनिक है वो कूद पड़ते थे युद्ध के मैदान में। तो बस ट्रम्पेट क्या करती है, वही क्रिश्चियन के लिए काम करती है कि युद्ध के समय बजाई जाती थी, तो ये जोश दिलाने का काम करती थी। उसी तरह फ्लूट है, कृष्ण जी क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो गोपियां उनके प्यार में पागल हो जाती थी। तो वहीं फ्लूट किसका सिंबल है? लव का, सॉफ्टनेस का और सैडनेस का। वोयलन, वोयलन वो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, वो वोयलन होता है। वो पैशन और एक्साइटमेंट का सिंबल होता है। ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है? सेक्रेड होता है, रिलीजियस फीलिंग। कि ऑर्गन कब बजाया जाता है? ऑर्गन वो होता है, बड़ा सा पियानो होता है, बड़े बड़े पाइप से निकले होते हैं, और वैसे बजाते हैं ना तो मतलब तकड़ी ध्वनि निकलती है। आप सर्च कर लेना ऑर्गन को। तो ये सेक्रेड होता है, रिलीजियस होता है, यानी धार्मिक फीलिंग को उजागर करने के लिए होता है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे अपन पोएम के अंदर। एक एक लाइन को आपको डिटेल से समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप है वो, ये जो आपका क्या बोलते हैं, एक एक लाइन को समझाऊंगा, और लिटरेरी जो डिवाइस है उन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है क्या, कि आप है वो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और अगर अभी तक का मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, वरना काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा इससे, है ना। और आपके जो जो दोस्त हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये वीडियो जरूर भेजनी है ना। उनको क्या करनी है, ये वीडियो है वो जरूर भेजनी है। आगे चलते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं, क्या शुरुआत करते हैं अपन पोएम को पढ़ने की, और एक एक लाइन का हिंदी जानने की, अनुवाद जानने की, और ये जानने की कि भाई जो अपने जॉन ड्राइडन है उन्होंने जो जो लाइन लिखी है उनका संदर्भ क्या है। क्योंकि वो होगा क्या कि जैसे आपके एग्जाम के अंदर वो दो लाइन दे देगा और कहेगा कि इनका अर्थ क्या है, तो आपको पूरी पोएम पढ़ी हुई हो, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा, तभी तो बताओगे आप उन दो लाइनों का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, फ्रॉम हारमोनी, फ्रॉम हेवनली हारमोनी। कि भाई हारमोनी से, संगीत से, कैसे संगीत से? दैवीय संगीत से क्या हुआ, ये पूरा यूनिवर्स बना। अगली लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस हेवनली हारमोनी से क्या हुआ, पूरा यूनिवर्स बना। तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन कह रहा है कि म्यूजिक में इतनी ताकत है, दैवीय म्यूजिक में इतनी ताकत है कि वो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। तो इस दैवीय म्यूजिक को बजाता कौन है? भाई भगवान बजाता है। तो भगवान है वो म्यूजिक के थ्रू क्या करता है, यूनिवर्स को क्रिएट करता है। जैसे देखो, Dryden begins by stressing that harmony, music is origin of everything। कि म्यूजिक से ही हर चीज की शुरुआत हुई है। हेवनली हारमोनी, और कैसे म्यूजिक से? देवीय म्यूजिक से। सजेस्ट डिवाइन गॉड क्रिएटेड म्यूजिक, कैसा म्यूजिक? जो भगवान ने बनाया है। तो अब इस लाइन में लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज हुए हैं वो देख लो। एक तो हुआ है रिपीटेशन, है ना, कि ये जो हेवनली हारमोनी है ना, फ्रॉम हारमोनी, फ्रॉम हारमोनी, ये पूरी पोएम में है वो बार बार रिपीट होगा। दूसरी बात, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन यूज हुआ है कि ध्वनि है वो रिपीट हो रही है। और मेटाफर भी यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हारमोनी का मतलब है क्रिएटिव फोर्स ऑफ यूनिवर्स, यानी वो ताकत जिसने संसार को बनाया है। तो यहाँ पे मेटाफर है भाई, कंपैरिजन किया गया है एक तरह से। तो ये क्या है? मेटाफर है। लाइक और एज का प्रयोग किया नहीं गया, तो ये सिंपली तो है नहीं, तो क्या है? मेटाफर है। द यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन, कि भाई म्यूजिक से, कैसे म्यूजिक से? दैवीय म्यूजिक से क्या हुआ, यूनिवर्सल फ्रेम है वो शुरू हुई। इस संसार का ढांचा है वो तैयार हुआ, किससे थ्रू? सॉरी, तैयार हुआ संगीत से, तैयार हुआ। तो जॉन ड्राइडन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई संगीत से, दैवीय संगीत से इस संसार का ढांचा तैयार हुआ। द एंटायर यूनिवर्स स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस हारमोनी, इस दैवीय संगीत से है वो सारा संसार है वो बनना है वो शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या है? एक तो मेटाफर है। फ्रेम का मतलब क्या है? यूनिवर्स। फ्रेम का मतलब क्या है? यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर डिजाइन है ना यूनिवर्स की, उसका मतलब है फ्रेम। और इन्वर्जन का यूज किया गया है।
पोएटिक वर्ड ऑर्डर फॉर एम्फेसिस, द यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन, है ना। और वर्ड को इस तरह से दर्शाया गया है, ये तो देखो आपके काम का नहीं है इन्वर्जन, तो ये सब छोड़ दो, मेटाफर पे ध्यान दो। इन्वर्जन का मतलब होता है कि शब्दों को इस तरह से दर्शाना ताकि पोएटिक ध्वनि आ सके। आगे चलते हैं। व्हेन नेचर अंडरनीथ ए हीप, किस समय, भाई जैसे पहली लाइन पे चलो कि हारमोनी, देवीय हारमोनी से इस सारे संसार की शुरुआत हुई। किस समय शुरुआत हुई, जब है, जब जो नेचर था ना वो दबा हुआ था। हीप का मतलब होता है वैसे घास का ढेर, तो नेचर है वो एक तरह से दबा हुआ था। तो यहाँ पे एक तो देखो क्या है कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है कि नेचर को है ना वो दबा हुआ बताया गया है, कि जैसे घास के ढेर के नीचे नेचर दबा हुआ है। तो इंसान की क्वालिटी बताई गई है कि जैसे इंसान है वो किसी घास के ढेर के नीचे दबा हुआ है। किससे पहले, म्यूजिक से, यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले। और दूसरी बात है वो यहाँ पे इमेजरी का भी यूज हुआ है कि अपने को एक इमेज दिखाने की कोशिश की गई है कि नेचर है, यानी नेचर रूपी जो इंसान है वो घास के ढेर के नीचे है, वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसे मान लो घास ने सर तक बूर रखा है, ऐसे मान लो आप। तो ये आपको सेंस दिया गया है ना। आप है वो लाइन को कनेक्ट करते जाना, क्योंकि ये पोएम है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, वीडियो आपको पता है लंबी होगी, तो मैं पीछे की लाइनें बार बार रिपीट नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ऑफ जारिंग एटम ले, कि भाई नेचर है वो किसके नीचे दबा हुआ है, जेरिंग एटम ले। जेरिंग यानी अनऑर्गेनाइज्ड, जेरिंग का मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसे खिंडे हुए एटम की जो लेयर है ना उसके नीचे क्या दबा हुआ है, भाई नेचर था वो दबा हुआ था म्यूजिक की, म्यूजिक से यूनिवर्स की शुरुआत होने से पहले। म्यूजिक की यूनिवर्स से, सॉरी, यूनिवर्स की म्यूजिक से शुरुआत होने से पहले जो अपना नेचर था ना वो एटम की लेयर्स के नीचे है, जो डिसोरिएंटेड लेयर्स हैं एटम की उनके नीचे दबा हुआ था। तो यहाँ पे देखो इमेजरी है कि डिसोरिएंटेड बता के अपने को केओटिक नोइजी डिसऑर्डर बताया गया है, कि भाई अपने को जैसे इमेजिनेशन होती है ये जारिंग एटम ले सुन के, कि उस समय भाई कहीं भी व्यवस्था नहीं थी। एलिट्रेशन नहीं है यहाँ पे, एलिट्रेशन नहीं होगा यहाँ पे। और साइंटिफिक रेफरेंस दिया गया है, कौन सा, जेरिंग एटम लेस का, यानी साइंटिफिक है वो रेफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं। एंड कुड नॉट हीव हर हेड, और वह क्या नहीं कर सकते थे, अपना सर नहीं उठा पा रहा था। कि भाई जब म्यूजिक ने यूनिवर्स को बनाया उससे पहले नेचर है वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था, उस घास, मतलब जो घास का ढेर है या जो एटम की लेयर्स है उससे बाहर है वो अपना सर नहीं निकाल पा रहा था। तो यहाँ पे फिर से है वो पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई कोशिश कर रहा है कि नेचर अपना सिर उठाने की, लेकिन नहीं उठा पा रहा है। तो ये चीज तो इंसान करता है, नेचर के सिर थोड़ी होता है। फिर बात करते हैं सिंबोलिज्म की। अब सिंबोलिज्म यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, कि यहाँ पे डिसऑर्डर दर्शाया गया है ना, कि एंड कुड नॉट हीव हर हेड, कि नेचर कोशिश तो कर रहा है लेकिन अपना सिर नहीं उठा पा रहा। तो ये एक डिसओरिएंटेडनेस की है ना फीलिंग बता रहा है, डिसऑर्डर की फीलिंग बता रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा लाइफ लेसनेस की, यानी जीवन था ही नहीं। भाई नेचर अपना सिर नहीं उठा पा रहा था, मतलब नेचर पनप नहीं पा रहा था। तो नेचर नहीं पनप रहा था तो इसका मतलब क्या है, कि नेचर है वो लाइफलेस था। तो भाई अब तक कभी ने ये कहा है कि भाई जो यूनिवर्स की शुरुआत है ना वो म्यूजिक से हुई है। म्यूजिक के आने से पहले है ना नेचर था वो घास के ढेर के नीचे दबा हुआ था, वो दबा हुआ था एटम्स की लेयर के नीचे। वो अपनी सर उठाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन सर है वो उठा नहीं पा रहा था। अभी तक है कवि ने ये कहा है। द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, और फिर है वो भगवान ने जो संगीत निकाला उसकी आवाज ऊपर से आई, और नेचर ने अपना क्या उठा लिया, सर उठा लिया। तो मेटाफर है कि द ट्रूथफुल वॉइस क्या है, वो गॉड की कमांड है ना, वो क्या है, गॉड की कमांड है, वो क्या है, म्यूजिक है। और रिलीजियस एल्यूजन की डिवाइन क्रिएशन है, वो है रिलीजियस एल्यूजन है, एलेगरी है एक तरह से। अराइज या मोर देन डेड, कि खड़े हो जाओ, भाई ऊपर से आवाज आई नेचर के लिए, भगवान ने आवाज दी कि खड़े हो जाओ, जो तुम मौत से भी ज्यादा मरे हुए हो वो खड़े हो जाओ, ऐसा बोला। तो यहाँ पे देखो आपको क्या पता चलेगा, एक तो है वो अपोस्ट्रोफी का पता चलेगा कि नेचर को पुकारा जा रहा है ना, तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है अपोस्ट्रोफी। फिर देखो मोर देन डेड, कि मरे हुए से भी ज्यादा मरा हुआ, यानी मोर देन डेड, तो मरे हुए से भी ज्यादा मरा हुआ। तो ये क्या है, हाइपरबले है, ये क्या है, हाइपरबले है। और देखो बिब्लिकल टून हुआ है ना, बिब्लिकल टून का यूज हुआ है। कैसे,
कि मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई दैवीय कमांड हो, कि भगवान खुद ऑर्डर दे रहा हो, इस तरह से इस लाइन को लिखा गया है। तो ये क्या है, बिब्लिकल ट्यून है। आगे चलते हैं। देन कोल्ड एंड हॉट एंड द मोस्ट एंड द ड्राई, कि फिर क्या, ठंडा, गर्म, सूखा और गीला सब साथ में आ गए। तो यहाँ पे देखो जितनी भी अपोजिंग फोर्स थी, आपको पता है गर्म के खिलाफ क्या होता है, ठंडा होता है, और सूखे के खिलाफ क्या होता है, गीला होता है। तो ये असल में तो एक साथ आ ही नहीं सकते, लेकिन जब ऊपर वाले ने कमांड दी तो ये सारे क्या आ गए, एक साथ आ गए। ये सारे क्या आ गए, एक साथ आ गए। देखो एंटीथेसिस का प्रयोग हुआ है ना, अपोजिट चीजों को साथ में लाके खड़ा कर दिया। और फिर है एन्यूमरेशन का भी यूज हुआ है। ये एन्यूमरेशन क्या होता है, चीजों को लिस्टेड करना, यानी चीजों के बारे में एक लिस्ट सी बताना, वो क्या होता है, एन्यूमरेशन होता है। और फिर क्लासिकल रेफरेंस भी दिया गया है कि एशियंट थ्योरी क्या है, कि सब चीजें किससे बन के बनी हुई है, पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये पौराणिक कथाओं में ये चीज मानी जाती है, तो उसका रेफरेंस दिया गया है। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन लिव, कि भगवान के ऑर्डर करते ही ये सारे क्या हो गए, लाइन में खड़े हो गए। भाई ऊपर वाले ने जब म्यूजिकल कमांड दी, तो ये जो गर्म है, ठंडा है, सूखा है, गीला है, वो एक लाइन में खड़े हो गए, है ना। एवरीथिंग मूव्स इनटू ए प्रॉपर पोजीशन, सब है वो अपनी अपनी पोजीशन में आके खड़े हो गए इस यूनिवर्स को बनाने के लिए। पर्सोनिफिकेशन है कि भाई उछल के, जैसे लीप का मतलब है उछल के अपने जगह पे आ गए। तो भाई एलिमेंट्स उछलते थोड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे उनको उछलता हुआ दिखाया गया है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और इमेजरी है कि अपने को एलिमेंट है वो उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं दिमाग के अंदर। तो ये क्या है, इमेजरी है, एक तरह से क्या है, इमेजरी है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। वैसे मैंने ठंडा पानी ले रखा है मेरे को ठंडा पानी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से क्या होती है, गला बैठ जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपको कोई लंबी स्पीच देनी हो, तो आप ठंडा पानी यूज ना करो। आगे चलते हैं। अगली लाइन क्या है अपनी। अब देखो ये सिर्फ अभी तक पहला स्टेंजा ही चल रहा है, जिसमें अपने को करीबन 12 से 13 लाइन दी गई है। पहले स्टेंजा के अंदर 12 से 13 लाइन दी गई है। टोटल है वो 7 स्टेंजा है, एक है वो कोरस है। और हर स्टेंजा की अलग अलग लेंथ है, कई छोटे भी हैं कई बड़े भी हैं। तो चलो पढ़ते हैं। एंड म्यूजिक्स पावर ओबे, है ना। और सारी क्रिएशन, यानी ठंडे ने, सूखे ने, गीले ने, गर्म ने, सब ने क्या की, म्यूजिक की जो कमांड थी उसको फॉलो किया। यानी यहाँ पे म्यूजिक को सबसे बढ़कर दर्शाया गया है, कि भगवान ने जो म्यूजिकल कमांड दी ना, तो सारे एलिमेंट्स ने उसको क्या किया, फॉलो किया। यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है कि म्यूजिक को क्या कहा गया है, गवर्निंग लॉ ऑफ यूनिवर्स कहा गया है। यहाँ पे म्यूजिक को है वो संसार की गवर्नमेंट कहा गया है एक तरह से। पर्सोनिफिकेशन क्या है, कि एलिमेंट्स ओबे कर रहे हैं, एलिमेंट्स कहना मान रहे हैं। किसका कहना मान रहे हैं, म्यूजिक का कहना मान रहे हैं। तो ये क्या है, ये एलिमेंट को अपन ने क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, उनको इंसान की क्वालिटी दे दी कि वो है, वो म्यूजिक का कहना मान रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखो फिर से वो लाइन रिपीट हुई है, फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी, कि वही, कि भाई संगीत से, कौन से संगीत से, देवीय संगीत से, द यूनिवर्स फ्रेम बिगेन, कि ये जो यूनिवर्स है उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। यूनिवर्स की क्या हुई, शुरुआत हुई। कि संगीत से, देवीय संगीत से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। जैसे आप गाना नहीं सुनते हो तो उसमें एक लाइन है वो बार बार रिपीट होती है ना, एक लाइन है वो बार बार रिपीट होती है। तो इसी तरह से इस गाने में भी ये लाइन बार बार रिपीट होगी, कि फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी, द यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी। किससे, संगीत से, संगीत के, यानी यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, कि वो संगीत से ही तो शुरू हुआ, हारमोनी से ही तो शुरू हुआ, और वो हारमोनी पे ही खत्म होगा। यानी संगीत से ही वो खत्म होगा, हारमोनी टू हारमोनी। संगीत से लेके संगीत तक है वो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। यानी वो जहां से, जिस संगीत से शुरू हुआ है, एक दिन वही संगीत उसको क्या कर देगा, खत्म भी कर देगा। तो ये क्या है, पैराडॉक्स आइडिया है। पैराडॉक्स की बात की गई है कि यूनिवर्स से शुरुआत हुई, यूनिवर्स ही सब कुछ खत्म कर देगा। और आपको पता है रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे आप एलिट्रेशन भी बोल सकते। देखो अब यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं है, रिपीटेशन है। एलिट्रेशन का मतलब तो ये है कि स्पेलिंग अलग अलग होनी चाहिए थी और शुरुआत ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो स्पेलिंग समान है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहेंगे। आगे चलते
थ्रू ऑल द कंपास ऑफ नोट्स इट रैन, यानी कहा गया है कि हार्मनी स्प्रेड्स अक्रॉस ऑल म्यूजिकल नोट, कि इंटायर यूनिवर्स में उसके बाद क्या हो गया, संगीत ही संगीत फैल गया। पहले संगीत ने है वो यूनिवर्स को बनाया, और फिर पूरे ना सॉरी फिर पूरे यूनिवर्स में क्या हो गया, संगीत ही संगीत फैल गया। कंपास का मतलब है, जैसे कंपास अपने को क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन क्या हो गया, म्यूजिक ही म्यूजिक फैल गया। एक्सटेंडेड मेटाफर है कि यहाँ पे यूनिवर्स को क्या कहा गया है, म्यूजिकल स्केल कहा गया है, यानी यूनिवर्स को एक ऐसी चीज बताई गई है जिससे आप म्यूजिक को नाप सको। आगे चलते हैं। द डाइपोसन क्लोजिंग फुल इन बैंड, यहाँ पे डाइपोसन क्या होता है, एक फुल म्यूजिकल स्केल होता है। डाइपोसन एक ऐसी चीज होती है जिससे संगीत को नापा जाता है। मीनिंग है कि द हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स रिचेज इज हाईएस्ट फॉर्म इन ह्यूमंस, कि भाई जैसे देखो भगवान है ना, और संगीत ही सारा यूनिवर्स है। कहने का मतलब है भाई भगवान तो क्या है, म्यूजिक बजाने वाला है, और जो पूरा यूनिवर्स है वो एक तरह से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो उसकी परफेक्ट ट्यून निकली है ना वो क्या है, ह्यूमन है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि भगवान ने म्यूजिक से फिर इंसान को बनाया, कि जो म्यूजिक है ना वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म में कहाँ पे निखर के आया, इंसान से निखर के आया। यानी जो इंसान है ना वो परफेक्ट म्यूजिकल टोन है, यानी एक संगीत से एक यूनिवर्स रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है उससे जो सबसे परफेक्ट टोन निकल सकती है ना वो इंसान है, इसमें ये कहा गया है। देखो मेटाफर क्या है, मैन मैन को क्या कहा गया है, क्लाइमेक्स ऑफ क्रिएशन। फिर सिंबोलिज्म भी यूज हुआ है कि ह्यूमन के अंदर ही माइक्रोइज्म ऑफ यूनिवर्स, कि ह्यूमन के अंदर ही क्या संवार दिया, सारा यूनिवर्स है वो समेट के एक ह्यूमन के अंदर ही बता दिया। तो यहाँ पे अपना है वो पहला स्टेंजा खत्म होता है। अब इस पूरे स्टेंजा में क्या कहा गया है, पूरे स्टेंजा में ये कहा गया है कि यूनिवर्स क्या है, म्यूजिकल कंपोजिशन है, गॉड क्या है, म्यूजिक बजाने वाला है, और ह्यूमन क्या है, फाइनल परफेक्ट नोट है, जो फाइनल परफेक्ट टून होती है ना वो क्या है, इंसान है। ये बात पहले स्टेंजा में कही गई है। चलते हैं दूसरे स्टेंजा की ओर। What passion cannot music rise and quell, कि भाई ऐसा कौन सा इमोशन है एक इंसान के अंदर जिसको न तो म्यूजिक उठा सकता है न म्यूजिक दबा सकता है। जैसे देखो इमेजिन करो, आप सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन लो, आपको जोश आ जाएगा, लड़ाई का मन करेगा, जी करेगा कि एक दो को तो मैं गोली काट ही दूं। भाई सिद्धू मूसेवाला को समझ सकते हो, मासूम शर्मा को समझ सकते हो, ठीक है, आजकल वो एक सुमित पात्रा और चल रहा है उसको सुन सकते हो। फिर बात करें कि आप अरिजीत सिंह को सुन लो, चाहे आपका ब्रेकअप छोड़ो, आपकी कभी सेटिंग ही नहीं हुई हो, है ना, ऐसे बात करें कि आपकी कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रही हो, फिर भी आपको क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने ऐसे छोटे शब्द यूज किए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई आप अरिजीत सिंह को सुन लो, तो आपकी कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रही हो, फिर भी आपको क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। फिर बात करें किसकी, कि आप है वो सुन लो, किसकी बात करें, मतलब और कौन सा इमोशन, आप सुनो अलका याग्निक को, है ना, अभिजीत को सुन लो, तो वो है वो प्यार के इमोशन को अच्छा बताते हैं, जो 90s का म्यूजिक है। तो ये चीजें हैं। तो आप है वो मतलब म्यूजिक है ना वो आपके सारे इमोशन को उभार भी सकता है, दबा भी सकता है। ये चीज किसने कही है, ये चीज कही है जॉन ड्राइडन ने। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया है, रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। रिटोरिकल क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका वो जवाब नहीं देना चाहता, उससे वो अपना एक पॉइंट स्टैब्लिश कर रहा है कि भाई वो ऐसा कहना चाहता है कि म्यूजिक है वो सारे इमोशन को दबा भी सकता है उठा भी सकता है। लेकिन उसने ये बात कैसे बोली है कि कौन सा ऐसा पैशन है, कौन सा ऐसा इमोशन है जिसको न तो म्यूजिक उठा सकता है न दबा सकता है। ये उसने अपना एक पॉइंट स्टेब्लिश किया है। एंटीथेसिस यूज की है, पहले तो उठाने की बात की है, फिर दबाने की बात की है। तो ये क्या है, एंटीथेसिस है, दो अपोजिट चीजों को एक साथ रखा है। और एक्सक्लेमेशन का यूज किया है। अब देखो ये वाला जो मार्क होता है ना इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इस मार्क को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये कहाँ यूज होता है, जहां पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने हो। एक्सक्लेमेशन आपने जो सेंटेंस पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसमें जो आप है वो अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना चाहते हो ना, तब इस निशान का यूज होता है। When Jubal struck the coded shell,
अब बाइबल के अंदर एक संगीतकार का नाम यूज हुआ है, वो कौन है? जुबाल। वो कौन है? जुबाल। और उसी का यूज है, वो जॉन ड्राइडन ने अपनी इस पोएम में कहा है कि जब जुबाल ने अपना है वो कोडेड शेल बजाया, तो कोई है वो इंस्ट्रूमेंट होगा। शेल होता है मछली का एक खोल होता है, उसको शेल बोलते हैं। तो उससे उसने कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रखा होगा, कोडेड शेल यानी तार से बंधा हुआ शेल, तो वो बजाया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एल्यूजन है, यानी कि जो बिब्लिकल रेफरेंस है, जुबाल जो बाइबल में है उसका रेफरेंस दिया गया है। मेटाफर, कोडेड शेल का मतलब क्या है? कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इमेजरी क्या है कि अपने को जुबाल है वो म्यूजिक बजाता हुआ दिख रहा है। ही इज लिसन्ड, ब्रेथ एंड स्टूड अराउंड, कि जैसे ही जुबाल ने अपना कोडेड शेल बजाना शुरू किया, तो लोग है वो उसके आस पास इकट्ठा हो गए, उसका गाना सुनना उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। एंड वंडरिंग ऑन देयर फेसेस फेल, और वो सोच में डूब गए, है ना। उनकी शक्ल से दिख रहा था कि वो लोग है वो सोच में डूब गए, कि उनके चेहरे गिर गए सोच में। तो यहाँ पे एक तो देखो हाइपरबले है कि भाई उनके चेहरे ही गिर गए, इतनी सोच में वो डूब गए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या है? हाइपरबले है। आगे चलते हैं। टू वर्शिप दैट सेलेस्टियल साउंड, और फिर उनको वो म्यूजिक इतना अच्छा लगा कि वो उस म्यूजिक की पूजा करने लगे। उनको ये लगा कि ये साउंड तो कोई दैवीय साउंड है, ये गीत तो, ये संगीत तो कोई दैवीय गीत है। दे बिगेन टू वर्शिप द म्यूजिक थिंकिंग इट्स डिवाइन, उन्होंने उस म्यूजिक की आराधना करनी शुरू कर दी, ये सोच के कि क्या है, वो डिवाइन है, वो क्या है? देव्य है। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफर। म्यूजिक को क्या बताया गया है? डिवाइन और हेवनली। रिलीजियस इमेजरी ये है कि लोग पूजने लगे। और एपिटाप, एपिटाप का मतलब होता है एडजेक्टिव एक तरह से, तो वो क्या है? सेलेस्टियल, है ना, कि भाई म्यूजिक को दैवीय क्वालिटी देने के लिए, हेवनली क्वालिटी देने के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? सेलेस्टियल। लेस देन ए गॉड दे थॉट दे कुड नॉट dwell, इसका मतलब ये है कि दे बिलीव्ड ओनली ए गॉड कुड प्रोड्यूस सच म्यूजिक, उनको लगा कि भाई ये जो जुबाल जो गाना बजा रहा है ना, ये तो कोई देवता ही सुना सकता है। ये जुबाल जो गाना बजा रहा है वो क्या कर सकता है? कोई देवता ही सुना सकता है। मैं चेक कर लेता हूँ कि अपनी वीडियो वो अच्छे से चल रही है। तो ठीक है, वीडियो अच्छे से चल रही है, मेरे को बहुत डर लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दिन मैं चेक नहीं करता ना, उस दिन तो ये चीज खास करके होती है कि मेरी वीडियो में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे लोगों ने जब जुबाल का म्यूजिक सुना तो उनको क्या लगा कि भाई ऐसा म्यूजिक तो सिर्फ भगवान ही बजा सकता है ना। लेस देन ए गॉड दे थॉट दे कुड नॉट वेल, कि भाई भगवान से नीचे तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ऐसा गाना सुना सके। तो यहाँ पे हाइपरबोले का यूज हुआ है कि संगीत इतना अच्छा बताया कि भाई भगवान का ही क्रिएट किया हुआ बता दिया, है ना। एलिवेटिंग म्यूजिशियन टू गॉड लाइक स्टेटस, तो यहाँ पे जो संगीतकार है उसको भगवान ही बता दिया गया है। विथ इन द होलो ऑफ द शेल, है ना, कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? होलो है, अंदर से खोखला है, लेकिन उसके अंदर से फिर भी ऐसी आवाज निकलती है कि लोग है वो मोहित हो जाते हैं, है ना। मतलब मोहित हो जाते हैं, एक तरह से हिप्नोटाइज से हो जाते हैं। एक खोखले से इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसी आवाज निकलती है कि लोग है वो मोहित हो जाते हैं। एक खोखले से इंस्ट्रूमेंट से ऐसी आवाज निकलती है कि लोग है वो सुन के एक तरह से सुनने हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज से हो जाते हैं। वो सिर्फ अपना सारा ध्यान है वो उस म्यूजिक पे ही दे देते हैं, हटा भी नहीं पाते। यहाँ पे ये शेल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। दैट स्पोक सो स्वीट सो वेल, द इंस्ट्रूमेंट स्पीक ब्यूटीफुली, कि भाई वो शेल है वो कितना अच्छा बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है, कितना सही से बोल रहा है। तो यहाँ पे एक तो पर्सोनिफिकेशन है कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बोलता नहीं है, वो तो बजता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वो कितना अच्छा बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है। तो वहां पे इसको क्या है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है, इंसान की क्वालिटी दी गई है। फिर एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है कि एस की दबनी है वो बार बार आ रही है, जैसे एस की दबनी आ गई, एस की दबनी आ गई, एस की दबनी आ गई। और फिर क्या हुआ कि यूफोनी का यूज और हुआ है, प्रेजेंट साउंड एनहेंस मीनिंग, कि सो स्वीट सो वेल, तो ऐसा साउंड दिया गया है जो आपके कानों को सुहावना लगे। आगे चलते हैं। व्हाट पैशन कैनॉट म्यूजिक राइज एंड क्वेल, कौन सा ऐसा पैशन है जो म्यूजिक न उठा सकता है न दबा सकता है? तो यहाँ पे ये क्या है? रिपीटेशन है, वही लाइन है वो वापस रिपीट की गई है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेंजा खत्म होता है। दूसरे स्टेंजा में क्या किया गया है?
म्यूजिक को डिवाइन पावर बताई गई है। एवरी ह्यूमन सो म्यूजिक एज ए गॉड लाइक मेरिकल। हर इंसान ने म्यूजिक को कैसे देखा? भगवान के चमत्कार की तरह देखा। म्यूजिक कैन कंट्रोल इमोशन कंप्लीटली, कि म्यूजिक है वो इंसानों के भाव को एकदम आसानी से जकड़ सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्टेंजा 3 की। द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगोर, द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगोर, द साउंड ऑफ ट्रम्पेट इज लाउड हार्श एंड अटेंशन ग्रेबिंग। जॉन ड्राइडन ये कह रहा है कि जो ट्रम्पेट का साउंड होता है ना, वो लाउड होता है, हॉर्स होता है, यानी एक तरह से कानों को सुहाने वाला नहीं होता, और अटेंशन ग्रेबिंग होता है, तुरंत अपना ध्यान है ना, वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो ट्रम्पेट है वो युद्ध में यूज होती है, और ये तुरंत क्या कर देती है, एक वॉर लाइक एटमोस्फियर है ना, वो तैयार कर देती है। तो यहाँ पे लिटरेरी एडवाइस यूज हुआ है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? जैसे ये साउंड है लैंगोर, क्लैंगोर एक तरह से, तो ये मेटेलिक साउंड को कॉपी करता है, और ऐसे वर्ड जो जिस तरह से ही सुनाई देते हैं, जिस तरह से उनकी ध्वनि होती है। जैसे पानी छल छल गिर रहा है, तो ये छल छल गिरना पानी की आवाज को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो ऐसे साउंड को क्या करना है, ओनोमेटोपिया कहते हैं। और फिर एलिट्रेशन का भी यूज है, लाउड लैंगोर, लैंगोर क्लैंगोर, एक तरह से ये एल एल की ध्वनि वापस आ रही है ना, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि एलिट्रेशन का यूज भी कह सकते हो। फिर एक्साइट अस टू आर्म, है ना, हमें किस लिए एक्साइट करता है कि हम हथियार उठा लें। एक्साइट अस टू आर्म्स, हमें ये क्या कहता है, हमें मतलब किस तरह से उत्तेजित करता है कि अपन हथियार उठा लें। आपको पता है आर्म का मतलब हाथ होता है, लेकिन जहां आर्म के साथ आस लग जाता है, एस लग जाता है, तो अपन उसे क्या मान लेते हैं, अपन उसे मान लेते हैं हथियार। तो ये अपने को है वो उत्तेजित करता है कि अपन क्या उठा लें, हथियार उठा लें। द ट्रम्पेट मोटिवेट सोल्जर्स टू टेक अप वेपन्स एंड फाइट। तो ट्रम्पेट है वो जो सैनिक है उनको उत्तेजित करता है कि वो हथियार उठा ले। वो गाना नहीं है, तो चक लो, वो वाली बात, पंजाबी गाना है एक, जमीन के कब्जे को लेके एक पुराना गाना है। उसमें ये है कि आज हथियार चक लो, आज तो कब्जा है वो वापस लेना ही लेना है, ऐसे करके एक गाना है। तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है कि आर्म्स को क्या कहा गया है, वेपन या वॉर कहा गया है, कि भाई ये लोगों को एक्साइट करती है वेपन उठाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए। विथ श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, और ये क्या करती है कि ये साउंड है ना ट्रम्पेट का, ये क्रिएट करता है एंगर और अग्रेशन। जो ट्रम्पेट का साउंड है वो क्या क्रिएट करता है, एंगर और अग्रेशन क्रिएट करता है। ये जो सोल्जर्स है उनको उत्तेजित करता है, उनको गुस्सा दिलाता है, उनको अग्रेसिव करता है। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, हथियार उठाने के लिए। तो एलिट्रेशन तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एंड ये यहाँ पे क्या थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं होगा। लेकिन पर्सोनिफिकेशन है वो इम्प्लाइड है, वो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो स्टिल नोट्स ऑफ एंगर है, कि यहाँ पे साउंड को है ना गुस्सा दिलाने की बात कही गई है, जबकि गुस्सा तो इंसान होता है। एंड मोर्टल अलार्म्स, द साउंड वॉन्ट्स लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर। मोर्टल अलार्म अलार्म है कि ये क्या है, नश्वर अलार्म है जैसे, यानी ऐसा साउंड है जो ये बताता है कि अब है वो कुछ जिंदगियां खत्म होगी, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग साउंड है कि ऐसी आवाज जिसके बजने पे लोगों को पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो आज मरेगा। तो ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर है, डेथ है, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे इमेजरी ही बताई गई है, आपको कल्पना करवाई गई है कि भाई ट्रम्पेट बजने से कोई ना कोई तो क्या करेगा, मरेगा। द डबल 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 बीट, तो अब जैसे ढोल बजता है डबल 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 बीट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ड्रम की बीट है वो रिपीटेडली एंड रिपीटली इंक्रीजिंग टेंशन, कि जब युद्ध में आपको पता है ट्रम्पेट के साथ है वो रणबेरी भी बजती है, और अपन उसे ड्रम कहते हैं, वो भी बजता है, तो वो भी अग्रेशन करता है। वो जो डबल 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 यानी जो ढब 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 की आवाज आती है ढोल की, वो अपनी धड़कनें तेज कर देती है। वो है वो टेंशन को बढ़ा देती है, अग्रेशन को बढ़ा देती है, वो उत्तेजना को बढ़ा देती है। तो डबल 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 का रिपीटेशन हुआ है। एनोमोटोपिया का यूज किया गया है, क्योंकि ढोल ढोल का साउंड भी डबल 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 होता है, और वही उसके साउंड को नाम दे दिया गया है। तो ये क्या है, ओनोमोटोपिया भी है। और रिदम है कि डबल 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 बात करके है वो रिदम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ऑफ द थंडरिंग ड्रम, और डबल 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 करता हुआ ये बीट है, ये आवाज किससे आ रही है, गरजते हुए ढोलों से, ड्रम से। ड्रम साउंड इज कंपेयर्ड टू थंडर, तो यहाँ पे जो ड्रम का साउंड है उसका कंपैरिजन किया गया है किसके साथ, तूफान के साथ, बिजली के साथ, थंडर के साथ। वेरी लाउड एंड पावरफुल नॉइस।
मेटाफर यहाँ पे क्या है, ड्रम को क्या बना दिया गया है, थंडर बना दिया गया है। आगे चलते हैं, ट्राइज हार्क द फोर्स कम। तो ये डबल 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 बीट है, ये अपने को क्या बताती है, ये चिल्लाती है, क्या करती है, ये बीट है ना, ये चिल्लाती है, जो ड्रम की आवाज है वो चिल्लाती है। हार्क यानी सुनो, हार्क यानी सुनो, द फोर्स कम कि दुश्मन आ रहे हैं। हार्क यानी सुनो कि द फोर्स कम, दुश्मन है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि जो ड्रम की आवाज है उसको चीखना बताया गया है, क्राइस बताया गया है। और एक सॉरी अपोस्ट्रोफी और कमांड दी गई है कि सुनो है सैनिकों सुनो। तो अपोस्ट्रोफी का यूज है, यानी ऐसे लोगों को पुकारा गया है जो असल में वहां पे नहीं है। तो ये क्या है, अपोस्ट्रोफी का यूज है। आगे चलते हैं, चार्ज चार्ज दिस टू लेट टू रिट्रीट, कि आगे बढ़ो, अब बहुत देर हो चुकी है पीछे हटने के हिसाब से, यानी अब पीछे अपन नहीं हट सकते, अब अपने को सिर्फ आगे ही बढ़ना होगा। सोल्जर्स आर अर्ज टू अटैक इमीडिएटली, देयर इज नो एस्केप। भाई सोल्जर से कहा गया है कि आपको है वो हमला करना पड़ेगा, अब अपन पीछे नहीं हट सकते, अपन ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं। तो ये चीज क्या बताती है, जो ड्रम की आवाज है ना, वो ऐसा करने पे सोल्जर्स को उत्तेजित करती है। तो यहाँ पे एक तो रिपीटेशन हुआ है चार्ज चार्ज का, और एक इंपेरेटिव टोन आई है, कमांड की टोन आई है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है कि चार्ज चार्ज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको पता है सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये स्टेंजा भी यहाँ पे खत्म होता है, यानी जो आपका स्टेंजा 3 है वो भी क्या है, यहाँ पे खत्म होता है। अपन ने अभी तक 3 स्टेंजा पढ़ लिए हैं, और अब आगे जो जैसे जैसे अपन स्टेंजा पढ़ेंगे ना, तो हर स्टेंजा में एक खास है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात होगी। तो दिस स्टेंजा सो, ये स्टेंजा दर्शाता है कि जो ट्रम्पेट होता है, वो ड्रम होता है, वो भी क्या कर सकते हैं, इंसान की भावनाओं को है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके वो इमोशन है ना उनको उजागर करते हैं, उत्तेजित करते हैं, लड़ाई करने के लिए इंसानों को तैयार करते हैं, सोल्जर्स को तैयार करते हैं वो लड़ाई करने के लिए। इट कैन टर्न पीपल टू फियरलेस वॉरियर, ये क्या कर सकता है, ये इंसानों को फियरलेस लड़ाकू इंसान बनाने के लिए काम में आता है। म्यूजिक हियर रिप्रेजेंट वॉयलेंस एनर्जी एंड एक्शन, और यहाँ पे म्यूजिक है वो क्या कहता है कि भाई वॉयलेंस एनर्जी और एक्शन बताता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इन सब के अच्छे से शानदार सुसज्जित नोट्स, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको पीपीटी दूंगा, जैसे किताब में लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, उस तरह से आपको अच्छे से प्यारे से टाइप्ड नोट्स मिलेंगे। और वो नोट्स मिलेंगे आपको कहाँ पे, किड्स क्लासेस पे। किड्स क्लासेस पे मिलेंगे, तो आप है वो अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, अपनी वीडियो को भी लाइक करो, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, तभी तो आप यहाँ तक रुके हो। और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं पिछले दिनों इनएक्टिव था, तो अपना चैनल है वो थोड़ा डाउन चला गया है, तो अब उसको उठाने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। मेरी भी कुछ ये मान लो कि इमरजेंसीज थी, कोई पारिवारिक समस्याएं थी, जिसके कारण है मैं भाई कंटिन्यू नहीं रह पाया। बात करते हैं स्टेंजा 4 की। टोटल 7 स्टेंजा पढ़ने हैं अपने को, उनमें से अपन 3 पढ़ चुके हैं, अब चौथे स्टेंजा की बारी है। चौथा स्टेंजा इस पोएम का सबसे छोटा स्टेंजा है, और पहला स्टेंजा इस पोएम का सबसे बड़ा स्टेंजा है। बात करते हैं फ्लूट की, अब बात होगी बांसुरी की। द सॉफ्ट complaining flute. The flute produce a gentle, sorrowful sound at as if it is complaining or grieving. कि जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, वो मीठी सी, सॉफ्ट सी, नरम सी ध्वनि निकालती है, और वो ध्वनि ऐसे निकाल रही है जैसे वो किसी के बारे में कंप्लेन कर रही है, किसी चीज के बारे में शिकायत कर रही है, किसी चीज के लिए अपना दुख प्रकट कर रही है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है कि वो क्या कर रही है, फ्लूट है वो कंप्लेन कर रही है, शिकायत कर रही है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ऑडिटोरी इमेजरी क्या है, फ्लूट के साउंड को क्या बताया गया है, सॉफ्ट बताया गया है, इमोशनल बताया गया है। इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स, तो यहाँ पे कहा गया है कि द साउंड ऑफ द फ्लूट फेज स्लोली रिवीलिंग डीप सैडनेस, कि जैसे आपको पता है कि बांसुरी की ध्वनि होती है, तो जब बांसुरी वो बजाना रोकता है तो वो एकदम अचानक से बंद नहीं होती, वो साउंड है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब फेड होता है, धीरे धीरे ना वो क्या होता है, खत्म होता है। तो उसको कहा गया है डाइंग साउंड, यानी मरता हुआ साउंड। तो यहाँ पे है वो ऐसे वर्ड यूज करके है वो सैडनेस दर्शाई गई है, दुख दर्शाया गया है, कि जो बांसुरी की आवाज होती है ना, वो क्या करती है, दुख प्रकट करती है। तो देखो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है कि डाइंग नोट्स, मरते हुए नोट्स। तो एक तो ये पर्सोनिफिकेशन है, और फिर मेटाफर नहीं है, यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। डाइंग नोट्स का मतलब मरते हुए नोट्स, और आपको पता है कि साउंड मरता नहीं है, साउंड तो कम होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटाफर नहीं है, यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है।
यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने खुद नोट्स बना लिए, मैं सारी रिसर्च करता हूँ, 5-6 जगह उसे देख के मैंने नोट्स बनाए हैं। फिर मैं क्या करता है, वो सारे नोट्स जो मैंने टाइप किए ना, वो मैं एआई को देता हूँ और कहता हूँ कि भाई इसमें है ना जो भी गलतियां है ना वो तू साफ कर दे। तो कभी कभी क्या करता है, वो गलती से चेंज भी कर देता है, और जब इतने सारे नोट्स होते हैं तो देखा नहीं जाता। तो फिर वो ऐसे एन मतलब एन मौके पे आके पता चलता है। एआई क्या करता है, कभी कभी अपनी तरफ से चीजें जोड़ भी देता है जिसकी अपने को जरूरत है, वो नहीं होती। तो यहाँ पे मेटाफर नहीं होगा, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा, मरता हुआ साउंड। The woes of hopeless lovers. The flute express the pain and the suffering of lovers who have no hope. तो यहाँ पे इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो फ्लूट का साउंड है, जो बांसुरी का साउंड है, वो होपलेसनेस दिखाता है कि भाई दो जो दो लवर हैं वो आपस में मिल नहीं सकते, वो शादी नहीं कर सकते। तो उनका दुख है वो कौन दिखाता है, फ्लूट दिखाती है। तो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है कि फ्लूट को क्या कहा गया है, वॉइस ऑफ लवर सोलो, कि जो दो प्यार करने वाले हैं उनके दुख की आवाज को क्या कहा गया है, फ्लूट को उनकी दुख की आवाज कहा गया है। तो यहाँ पे मेटाफर है, और एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन नहीं है, एक तो ये एआई मार खाएगा मेरे से, ठीक है। एलिट्रेशन नहीं है, बाकी ये सारी मेहनत मेरी की हुई है, हर चीज मेरी खुद की बनाई हुई है, लेकिन कभी कभी ये चीजें अपनी तरफ से ऐड कर देता है। तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको करेक्शन करवाते हुए चल रहा हूँ। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो एकदम सिंपल स्वीट नोट्स मिलेंगे, उनमें कोई गलती नहीं होगी। whose dirge is whispered by the warbling lute. द ल्यूट अनदर इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ल्यूट की बात हो रही है। इतनी देर तो अपन ने किसकी बात की थी, फ्लूट की बात की थी, अब है वो ल्यूट की बात कर रहे हैं। ये भी एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। सॉफ्टली प्लेज डर्ज फॉर दीज लवर्स एज इफ मोर्निंग देयर लव। तो जैसे आपको पता है एलिजी होती है, तो एलिजी का एक छोटा रूप होता है जिसको बोलते हैं डर्ज, है ना। तो यहाँ पे लूट क्या गा रहा है, उन दो प्यार करने वालों के जो प्यार की मौत हो चुकी है उसके लिए वो सैड सॉन्ग गा रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ कि आपको है वो ये पोइम बोरिंग लग रही होगी, लेकिन कोई इलाज नहीं है। आपके सिलेबस में जुड़ी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डर्ज, डर्ज होती है एक छोटी दुखांत पोइम। विस्पर्ड यानी कान में फुसफुसाना। तो हुज डर्ज इज विस्पर्ड बाय द वॉर्बलिंग ल्यूट। तो वॉर्बलिंग ल्यूट है ना, यानी बोलती हुई ल्यूट, रोती हुई ल्यूट एक तरह से। वो क्या कर रही है, कान में फुसफुसा रही है। तो यहाँ पे एक तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है कि लूट है वो क्या कर रही है, कान में जो दो लवर्स के प्यार की मौत है उसके बारे में दुख दुखद जो पोएम है वो फुसफुसा रही है। तो एक तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। यहाँ पे मेटाफर भी यूज हुआ है कि लव को क्या कर रहा है, समथिंग डेड, कि प्यार कौन सा जो मर चुका है ना। और यहाँ पे एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है, क्योंकि विस्पर्ड और वॉर्बलिंग दो डब्ल्यू डब्ल्यू आ गए, तो एलिट्रेशन भी यूज हुआ है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेंजा 4 है वो भी खत्म होता है। अब ये स्टेंजा दिखाता क्या है, म्यूजिक कैन एक्सप्रेस डीप इमोशनल पेन, कि म्यूजिक है वो आपके आंतरिक दुख को भी दर्शा सकता है। फ्लूट एंड लूट रिप्रेजेंट लव सोरो लॉस। जो फ्लूट है जो लूट है वो क्या दर्शाती है, प्यार, दुख, और जो जुदाई है उसके दर्द को है वो दर्शाती है। अनलाइक वॉर म्यूजिक, पिछले स्टेंजा के मतलब पिछला स्टेंजा क्या था, वॉर के म्यूजिक के बारे में था, ट्रम्पेट के बारे में था, ड्रम्स के बारे में था, जो उत्तेजित करने वाले सॉन्ग होते हैं। लेकिन ये वाला चौथा स्टेंजा किसके बारे में था, ये था प्यार के बारे में, दुख के बारे में, जुदाई के बारे में। तो स्टेंजा 3 था वो लाउड था, वॉर थी उसमें एक्शन थी, लेकिन स्टेंजा 4 में क्या था, सॉफ्ट था, लव था, सोरो थी। ड्राइडन सोज की म्यूजिक है, जो अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग क्या करते हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे ट्रम्पेट है वो आपके एग्रेशन को कंट्रोल करता है, फ्लूट है वो आपके लव इमोशन को, आपके सैडनेस के, आपके सोरो को कंट्रोल करता है। उसी तरह से आगे चलते हैं कि अब ये किसकी बात कर रहा है। तो स्टेंजा 5 में बात हो रही है किसकी, वोयलिन की। वोयलिन क्या होता है बताता हूँ आपको। तो स्टेंजा 5 में बात हो रही है वोयलन की। वोयलन होता है वो ऐसे ऐसे वो शाहरुख खान मोहब्बतें में बजाता है ना, वो वोयलन होता है ना। वो क्या होता है, वोयलन होता है। शार्प वोयलेंस प्रोक्लेम, द साउंड ऑफ वोयलन इज शार्प, इंटेंस एंड पियर्सिंग। कि तीखी दबनी है वोयलन की,
है ना। वोयलिन की ध्वनि क्या है, तीखी ध्वनि है। अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शा रहा है। ये वोयलिन के बारे में कह रहा है कि वोयलिन की ध्वनि है वो बहुत ज्यादा शार्प है, इंटेंस है और क्या है, तीखी है। और ये क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है कि भाई जैसे वोयलिन है वो तीखी आवाज में बोल रहा है ना, इस तरह से बताया गया है। प्रोक्लेम करता है वो अपनी आवाज को कि उसकी आवाज क्या है, तीखी है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। द जेलस पैंग एंड डेस्पिरेशन, तो वोयलेंस एक्सप्रेस जेलेसी एंड इमोशन ऑफ सफरिंग। तो वोयलिन क्या दर्शाता है, वोयलिन जेलेसी को दर्शाता है। वोयलिन क्या दर्शाता है, जेलेसी को दर्शाता है। डेस्पिरेशन को दर्शाता है, यानी जो तड़प होती है उसको दर्शाता है। मेटाफर है, वोयलिन को क्या कहा गया है, वॉइस ऑफ ह्यूमन इमोशन, यानी वो क्या दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है, जेलेसी को दर्शाता है। आगे चलते हैं। फ्यूरी, फ्रेनेटिक, इंडिजिनेशन, है ना, इंडिजिनेशन। द म्यूजिक शोज एंगर, मैडनेस एंड एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो वोयलिन का म्यूजिक क्या दर्शाता है, वही गुस्सा दर्शाता है, पागलपन दर्शाता है और एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाता है। यानी जितने भी नेगेटिव इमोशन है ना, उनको क्या दर्शा रहा है, वोयलिन है वो दर्शा रहा है। अब यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है क्योंकि एफ एफ का साउंड है वो दो बार आया है। और क्लाइमेक्स का यूज हुआ है कि जो इमोशन है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, कि धीरे धीरे है ना वो इमोशन को तेज किया जा रहा है। कि देखो एंगर, एंगर से क्या है, पागलपन, पागलपन से एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या है, बढ़ता जा रहा है लेवल, तो इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइटन ऑफ पैशन, कि म्यूजिक एक्सप्रेस करता है दोनों, क्या, कि दर्द की गहराइयां और जो पैशन होता है, जो एक किसी को लेकर किसी की चाहत होती है उसकी ऊंचाइयां, प्यार है वो दोनों को दिखाता है। तो म्यूजिक एक्सप्रेस बोथ डीप सफरिंग एंड एक्सट्रीम पैशन, कि भाई दुख की गहराइयां और चाहत की ऊंचाइयां दोनों को दर्शाता है प्यार। एंटीथेसिस का यूज हुआ है कि पहले तो डीप सफरिंग है फिर एक्सट्रीम पैसेस है, पैशन है। तो दो विरोधाभासी चीजों को एक सेंटेंस में एक साथ रखा गया है कि भाई दर्द की गहराइयां और चाहत की ऊंचाइयां, तो दो आइडियाज को एक साथ रखा गया है, दोनों अपने आप में विरोधाभासी है। तो ऐसे आइडियाज को कहते हैं एंटीथेसिस। और हाइपरबले का भी यूज किया गया है कि भाई दर्द की गहराइयां, चाहत की ऊंचाइयां, तो यहाँ पे हाइपरबले का भी यूज किया गया है। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डैम, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले बात है कि पर्सोनिफिकेशन है। एफ एफ की ध्वनि रिपीट हो रही है, डी डी की ध्वनि रिपीट हो रही है। ऑल दिस इमोशंस आर कोज्ड बाय ए ब्यूटीफुल बट कूल वुमन, है ना। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डैम, कि ये सारे इमोशन है वो किसके द्वारा किए गए हैं, डिसडेनफुल फेयर के द्वारा। ये फेयर कौन है, ये एक लेडी है, यहाँ पे एक औरत की बात हो रही है कि ये सारे इमोशन है वो किसके द्वारा किए गए हैं, ए ब्यूटीफुल बट क्रूल वुमन। क्रूल वुमन का मतलब देखो, डिसडेनफुल डैम यानी क्रूल, और फेयर यानी लेडी, मतलब फेयर का मतलब तो ब्यूटीफुल हो गया, और डिसडेनफुल डैम का मतलब हो गया क्रूल, यानी ऐसी औरत के द्वारा है ये सारे इमोशन बनाए गए हैं जिसने आपके प्यार को ठुकरा दिया है। तो एलिट्रेशन का यूज तो हुआ ही है। एपिडेथ, एपिथेट का और यूज हुआ है। एपिडेथ क्या होता है कि यहाँ पे औरत का नाम नहीं लिया गया, है ना, वो खूबसूरत सीधा ऐसे बोला गया है तो आप समझ गए कि औरत की बात हो रही है। डिसडेनफुल डैम यानी क्रूअल, तो बात अपने को पता चल गई कि औरत की बात हो रही है। सीधा है वो उसका एडजेक्टिव लिख दिया गया है, नाउन लिखा ही नहीं गया। और आयरनी भी यूज हुई है कि ब्यूटीफुल तो है लेकिन क्या कर रही है, दर्द दे रही है, दुख दे रही है। तो यहाँ पे आपका पांचवा स्टेंजा भी खत्म होता है। अब यहाँ पे पांचवें स्टेंजा में बताया क्या गया है कि जो वॉयलन है वो एक्सप्रेस करता है एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशन को, स्पेशली जेलिसी को, एंगर को, पैशन को और हार्ट ब्रेक को। और लव हियर बिकम इंटेंस एंड पेनफुल, और यहाँ पे प्यार क्या बन जाता है, इंटेंस बन जाता है, गहरा बन जाता है और दर्दनाक बन जाता है, नॉट सॉफ्ट। सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि स्टेंजा 4 में प्यार को सॉफ्ट बताया गया है लेकिन 5 में प्यार को दर्दनाक बताया गया है। स्टेंजा 4 में फ्रूट की बात की गई है जो सॉफ्ट सोरो जेंटल सैडनेस की बात करता है, लेकिन स्टेंजा 5 में वोयलन की बात की गई है जो इंटेंस पैशन, एंगर और जेलिसी की बात करता है। फिर बात करते हैं स्टेंजा 6 की। बट ओ, है ना, बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच, Dryden expressed wonder, no art, no skill can fully explain a match this music.
कि भाई ड्राइडन है वो एक सवाल खड़ा करता है, अपना पॉइंट रखने के लिए वो एक सवाल करता है कि कौन सी आर्ट है जो ऐसी स्किलफुल और फुली एक्सप्लेन कर सकती है, जब उसे म्यूजिक कर सकता है इमोशन को। यानी ऐसा और कौन सी आर्ट है म्यूजिक की तरह जो इंसान के इमोशन को है ना, वो कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन की बात हुई है कि भाई एक तरह से इस तरह से सवाल पूछा गया है कि जिसका वो जवाब नहीं मांग रहा। वो कह रहे हैं कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो म्यूजिक की तरह इंसान के इमोशन को कंट्रोल कर सकती है। यानी क्या बात है, बात ये है कि वो सवाल नहीं पूछ रहा, वो खुद बता रहा है। फिर बात है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज हुआ है यहाँ पे देखो, यानी ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता है। रिटोरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। वॉट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, जो ह्यूमन वॉइस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, म्यूजिक इतना शानदार है। नो ह्यूमन वॉइस कैन इक्वल द पावर ऑफ द ऑर्गन साउंड, कि भाई कोई भी ह्यूमन की आवाज है ना, जो ऑर्गन का साउंड है ना, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी इंसान की आवाज है वो किसी ऑर्गन के साउंड की बराबरी नहीं कर सकती। वॉट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, तो कौन सी ह्यूमन की आवाज है जो ऑर्गन की आवाज की बराबरी कर लेगी, एक तरह से ये कहा गया है। तो यहाँ पे एक तो क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल डिवाइस का यूज किया गया है। पूछा तो पर्सन गया है लेकिन कभी जवाब नहीं जानना चाहता, कभी खुद अपना एक पॉइंट रख रहा है। फिर बात करते हैं हाइपरबले की। तो हाइपरबले आपको पता है क्या है, एग्जेजरेशन है, कि भाई कोई भी बराबरी नहीं कर सकता ऑर्गन की आवाज की, इस तरह से बोला गया है। The sacred organ praise. The organ produce holy divine music worthy of praise. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो organ है ना, वो प्रोड्यूस करता है sacred praise, यानी कि मतलब जो भाई होली organ है, यानी जो धार्मिक है, जो पवित्र organ है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ऐसी आवाज उत्पन्न करता है जो तारीफ के लायक है, वर्दी ऑफ प्रेज है। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, और जिसके स्वर हैं वो इंस्पायर करते हैं पवित्र प्यार को, होली लव को, धार्मिक प्यार को। द म्यूजिक क्रिएट प्योर एंड स्पिरिचुअल लव, कि भाई जो म्यूजिक है, जो ऑर्गन का जो म्यूजिक है, वो क्या क्रिएट करता है, एकदम शुद्ध और आत्मीय प्यार, एक तरह से तो जो जैसे आपकी आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ते हैं, है ना, स्पिरिचुअल लव, लव फॉर गॉड। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है कि यहाँ पे नोट को क्या कहा गया है, इंस्पायरिंग कहा गया है। नोट को क्या कहा गया है, इंस्पायरिंग कहा गया है। ध्वनि को, स्वर को इंस्पायरिंग कहा गया है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। Notes that wing their heavenly ways, music notes seem fly toward heaven, कि भाई जो organ से निकलने वाली ध्वनि है वो उड़ के किसकी तरफ जाती है, स्वर की तरफ जाती है, स्वर्ग की तरफ जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि म्यूजिकल नोट्स कैन फ्लाई टुवर्ड द हेवन, कि वो आवाज है, जो ऑर्गन से निकली हुई आवाज है, वो सीधे भगवान के कानों तक पहुंचती है, एक तरह से ये कहा गया है। भाई स्वर्ग की तरफ उड़ के जाती है, मतलब सीधे भगवान के कानों की तरफ पहुंचती है। तो यहाँ पे भी एक तो पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है कि भाई उसको क्या है, पंख दे दिए गए हैं स्वर को। ठीक है, मेटाफर यूज किया गया है, म्यूजिक को एक फ्लाइंग एंटिटी बता दिया गया है। टू मेंड देयर कोर्स अबव, तो म्यूजिक रिचेस हेवन एंड जॉइन इम्प्रूव एंजेलिक कोर्स, कि भाई चोर्स, तो जो एंजल्स हैं, जो फरिश्ते हैं, जो गाना गाते हैं ना, तो उनके गानों के साथ वो जुड़ जाती है, ऑर्गन की आवाज है, उनके गानों को और ज्यादा क्या करती है, वो प्यारा बनाती है, अच्छा बनाती है, मेंड करती है, सुधारती है। तो यहाँ पे एक तो हाइपरबले का यूज हुआ है कि म्यूजिक कैन एनहेंस हेवन इटसेल्फ, कि जो म्यूजिक है वो स्वर्ग के संगीत को भी सुधार दे सकता है। तो बड़ी बड़ी बात की गई है। और मेटाफर यूज किया गया है, मेंड। तो मेंड क्या करता है, कंप्लीट करता है परफेक्ट डिवाइन हार्मनी को। यहाँ पे आपका छठा स्टेंजा भी पूरा होता है। छठा स्टेंजा बताता है कि जो ऑर्गन है ना, वो म्यूजिक, मतलब प्योर म्यूजिक, डिवाइन म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक को क्रिएट करता है, और ये कनेक्ट करता है धरती से स्वर्ग को। और म्यूजिक हियर बिकम ए मीडियम बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, और यहाँ पे म्यूजिक है वो क्या है, एक ब्रिज का काम करता है भगवान और मनुष्य के बीच। कॉन्ट्रास्ट विद प्रीवियस स्टेंजा, कि ये भाई पांचवें स्टेंजा से कैसे जुड़ा है। तो जो ट्रम्पेट है वो वॉर की बात करती है, जो फ्लूट है वो सैडनेस की बात करती है, जो वोयलन है वो पैशन की बात करती है, लेकिन जो ऑर्गन है ना, वो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, धार्मिकता की बात करता है। और ये क्या है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक सो फार, और ये म्यूजिक की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। अब बात करते हैं अपने आखिरी स्टेंजा की,
स्टेंजा 7 की। Orpheus could lead the savage race. Orpheus कौन है? एक लेजेंडरी म्यूजिशियन है। Could tame wild people and animals through his music. Orpheus क्या कर सकता था? अपनी म्यूजिक के थ्रू है वो इंसानों को, जानवरों को मोहित कर सकता था, जंगली जानवरों को अपने काबू में कर सकता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई म्यूजिक है वो ह्यूमन के इमोशन को तो कंट्रोल करता ही करता है, वो जानवरों के इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक तो अल्यूजन यूज किया गया है कि ग्रीक माइथोलॉजी से एक बंदे को उठाया गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है। हाइपरबले का यूज किया गया है कि म्यूजिक है वो इंसानों को, सेवेज रेस यानी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड पीपल को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेसेस। और भाई जो अपना ये ऑर्फियस था ना, उसकी आवाज सुन के पेड़ अपनी जड़ छोड़ देते थे और उसके पीछे चल पड़ते थे कि हिज म्यूजिक वाज सो पावरफुल द ट्रीज मूव्ड फ्रॉम देयर रूट्स, और उसका पीछा करने लग जाते थे कि पेड़ भी उसके पीछे चल पड़ते थे। उसकी आवाज थी, उसका संगीत था, वो इतना मधुर था। तो सीधी सी बात है, हाइपरबले है, एग्जेजरेशन है कि भाई पेड़ अपनी जगह छोड़ के चल पड़े। पर्सोनिफिकेशन है कि पेड़ों को पैर दे दिए, वो चल पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिक्वेशियस ऑफ द लायर। अब बात की गई है लायर की। लायर भी क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। एवरीथिंग फॉलो हिज लायर, कि सिक्वेशियस ऑफ द लायर, कि वो क्या हो गए? मोहित हो गए लायर के प्यार में पागल हो गए। तो सब क्या करते थे? लायर का पीछा करते थे ओबीडियंटली। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि नेचर ओबेज म्यूजिक। यहाँ पे बताया गया है कि नेचर क्या करता है? म्यूजिक को ओबे करता है। मेटाफर है कि यहाँ पे लाइव को क्या बताया गया है? कंट्रोलिंग फोर्स बताया गया है। बट ब्राइट सिसिलियाज रेज्ड द वंडर्स हायर। यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंट सिसिलिया है ना, वो तो जो अपना ये ऑर्फियस था ना, उसको भी है वो कह गए हैं कि पीछे छोड़ दिया था सेंट सिसिलिया ने। हर म्यूजिक इज मोर ग्रेटर एंड मोर डिवाइन, कि उसका म्यूजिक है वो ज्यादा ग्रेटर था और डिवाइन था। यानी सेंट सिसिलिया है वो जो ऑर्फियस थे उससे भी अच्छी है, वो संगीतज्ञ थी। कहने का मतलब ये है कि पहले ऑर्फियस की तारीफ की गई, उसको इतना शानदार बताया गया कि उसकी आवाज से क्या थे? इंसान थे, जंगली जानवर थे, वो काबू हो जाते थे, पेड़ अपनी जगह छोड़ के चल पड़ते थे। उसके जो लायर की आवाज थी ना, वो क्या है? उसको नेचर भी फॉलो करता था, उसका कहना नेचर भी मानता था। लेकिन फिर उससे भी तकड़ा किसको बता दिया गया? सेंट सिसिलिया को बता दिया गया। तो यहाँ पे एक तो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जो सेंट सिसिलिया है वो क्या है? ऑर्फियस से अच्छी सिंगर है। और एपिथेट कहा गया है कि उसे ब्राइट कहा गया है। सिसिलिया को क्या कहा गया है? ब्राइट कहा गया है। आगे चलते हैं। और हाइपरबले कहा गया है कि ऑर्फियस एक लेजेंडरी कैरेक्टर था, उससे भी बढ़कर सेंट सिसिलिया को बता दिया गया है। तो यहाँ पे हाइपरबले का भी यूज है। When to her organ vocal breath was given, कहा गया है कि सेंट सेसिलिया adds her voice to the organ making the music even more powerful। तो जब सेंट सेसिलिया की आवाज ऑर्गन के साथ मिलके आती थी ना, तो भाई साहब कमाल ही हो जाता था। यानी ऑर्गन को पहले ही देवीय संगीत कह दिया गया है। और कह दिया गया है कि जब सेसिलिया की आवाज है वो ऑर्गन के साथ लगती थी तो चार चांद लग जाते थे। तो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है ब्रीथ को। तो देखो सीधी सी बात है कि ब्रीथ का मतलब है कि सेसिलिया का म्यूजिक, सेसिलिया की आवाज। तो ये एक तो मेटाफर है। आगे चलते हैं। एन एंजल हेड एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, कि एक एंजल ने आवाज सुनी और वो प्रकट हो गया। यानी एन एंजल हियर हर म्यूजिक एंड इमीडिएटली डिसेंडेंस टू अर्थ, कि भाई स्वर्ग में एक एंजल घूम रहा था, उसको आवाज सुनाई दी ऑर्गन की और उसके साथ आवाज सुनाई दी सेंट सेसिलिया की। तो वो इतना पागल हो गया, इतना मोहित हो गया कि वो तुरंत है वो कहाँ पे आ गया? धरती पे आ गया सेंट सिसिलिया का गाना सुनने। रिलीजियस इमेजरी है, एंजल की बात की गई है, हेवन की बात की गई है, हाइपरबले की बात की गई है कि सेंट सिसिलिया के म्यूजिक को इतना अच्छा बता दिया गया है कि स्वर्ग में बैठे फरिश्ते भी है वो सेंट सिसिलिया की आवाज सुन के धरती पे आ जाते थे। मिसटेकिंग अर्थ फॉर हेवन। और भाई वो फरिश्ता क्यों आ गया धरती पे? क्योंकि जब उसने इतनी प्यारी ध्वनि सुनी, इतनी प्यारी आवाज सुनी, ऑर्गन का भी म्यूजिक सुना, तो उसको लगा कि वो स्वर्ग है, वो धरती है, वो स्वर्ग है, वहां पे जाना है मेरे को। तो इसलिए वो कहाँ पे आ गया? धरती पे आ गया। तो द एंजल थिंक्स दैट द अर्थ हैज बिकम हेवन बिकॉज ऑफ हर म्यूजिक। एंजल को लगता है कि वो धरती है, वो स्वर्ग बन गई है सेंट सिसिलिया के म्यूजिक के कारण। तो यहाँ पे हाइपरबले है, आयरनी है क्योंकि कंफ्यूजन बताया गया है।
अर्थ के बीच में और स्वर्ग के बीच में। तो यहाँ पे आपका आखिरी 7वां स्टेंजा भी है वो खत्म होता है। ऑर्फियस क्या है, नेचुरल है, मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक है, लेकिन सेंट सिसिलिया को उससे भी बढ़कर बता दिया गया है। अब है लास्ट पैरा, जिसे अपन कहेंगे ग्रैंड कोरस, है ना। लास्ट पैरा जिसे अपन कहेंगे ग्रैंड कोरस। एज फ्रॉम द पावर्स ऑफ सेक्रेड लेस, जस्ट एज सेक्रेड म्यूजिक हैड पावर इन बिगनिंग, कि जैसे ही क्या थी आवाज, जो म्यूजिक में जो ध्वनि में जो मतलब पावर थी शुरुआत में, कि उसने यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। किसको क्रिएट कर दिया, यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या गया है, सेक्रेड लेस का मतलब क्या है, डिवाइन म्यूजिक है, ठीक है। द स्पीयर्स बिगेन टू मूव, तो म्यूजिक से हुआ क्या, द यूनिवर्स, प्लैनेट्स, कॉस्मोस स्टार्टेड मूविंग ड्यू टू म्यूजिक, कि भाई वो क्रिएट ही किससे हुए थे, म्यूजिक से क्रिएट हुए थे। सारा यूनिवर्स है वो म्यूजिक से क्रिएट हुआ था। तो जब म्यूजिक बजा तो वो हिलने भी शुरू हो गए। यानी भाई म्यूजिक है उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको चलाता घुमाता फिराता, चक्कर को निकलवाता है, म्यूजिक निकलवाता है। तो देखो एल्यूजन कहा गया है, एशियंट आइडिया ऑफ म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स, एशियंट आइडिया है, ग्रीक माइथोलॉजी को यहाँ पे फिर से कोट किया गया है, पर्सोनिफिकेशन की गई है। स्पीयर्स मूव विद पर्पस, कि भाई जो स्पीयर्स का मतलब है कि जो प्लेनेट है वो जिस गोले में चक्कर निकालते हैं उसको स्पीयर बोलते हैं। और वो स्पीयर कैसे होता है, इसको स्पीयर बोलते हैं एक तरह से, ये स्पीयर होता है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई स्पीयर को में क्यों घूमते हैं, क्योंकि वो गाना सुन के घूमते हैं। एंड संग द ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स प्रेज, और वो घूमते घूमते क्या करते हैं, वो भी गीत गाते हैं। और कैसे गीत गाते हैं, कि भाई ऊपर वाला है, जो डिवाइन क्रिएटर है, जो ऑलमाइटी गॉड है, उसकी तारीफ में क्या करते हैं, वो गीत गाते हैं। द यूनिवर्स itself प्रेज गॉड थ्रू हार्मनी, म्यूजिक के थ्रू भाई ये प्लेनेट है, ये यूनिवर्स है, ये क्या करते हैं, भगवान की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है कि यूनिवर्स कैसे गाना गा सकता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। टू ऑल द ब्लेस अबो, है ना, द प्रेज रीच हेवन एंड ब्लेस सोल। तो फिर है वो ये जो प्लैनेट्स हैं वो गीत गाते हैं, जो यूनिवर्स है वो गीत गाता है। वो कहाँ पे पहुंचता है, भाई वो हेवन में पहुंचता है, स्वर्ग में पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है, भगवान तक पहुंचता है, एंजल्स तक पहुंचता है। सो व्हेन द लास्ट ड्रेडफुल आवर, और जब कयामत का दिन आएगा, है ना, जब कयामत का दिन आएगा, जैसे जिस तरह से म्यूजिक से पूरी दुनिया की शुरुआत हुई थी, उसी तरह जो जजमेंट डे आएगा, जो कयामत का दिन आएगा, उस दिन भी सब कुछ एंड किससे होगा, म्यूजिक से एंड होगा। सब कुछ एंड किससे होगा, म्यूजिक से एंड होगा। दिस क्रम्बलिंग पेजेंट सेल डिवावर, है ना, डिवावर, डिवार होता है शायद, डिवार यानी खा लेना, पूरा निगल लेना। तो द वर्ड पेजेंट एंड स्लो लाइफ, कि ये जो वर्ड है वो क्या होगा, विल कोलैप्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय द म्यूजिक, कि ये पूरी दुनिया है वो क्रम्बल करने लग जाएगी, यानी टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी, बिखर जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगी, जब वो लास्ट म्यूजिक बजेगा। तो यहाँ पे वर्ड को क्या कहा गया है, पेजेंट कहा गया है। पेजेंट का मतलब किसान, स्लो लोग, आम लोग कहा गया है, कि भाई देखो म्यूजिक तो डिवाइन है, और ये दुनिया है ये आम है, छोटी सी है, मामूली है म्यूजिक के सामने। तो जब लास्ट दिन आएगा तो म्यूजिक से ही इस दुनिया को तबाह कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखो पर्सोनिफिकेशन है, डिस्ट्रक्शन डिवार्स, डिवावर्स, है ना, डिवार्स। तो भाई डिस्ट्रक्शन है, वो क्या कर जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो ये निकलना इंसान की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। The trumpets shall be heard on high, the divine trumpets will announce the end। तो एंड में क्या है, जैसे कहा जाता है, ये मिथ है, मिथ नहीं है आप कह सकते हो, माइथोलॉजिकल बात है। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, इस्लाम धर्म में भी ये कहा गया है कि जब आखिरी कयामत का दिन आएगा तो एक सुर फूंका जाएगा, यानी एक है वो साउंड सुनाई देगा, और उस चीख से क्या होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो वही बात है कि अनाउंस करेगा क्या, एंड को अनाउंस करेगा, वो आवाज है, द ट्रम्पेट शैल बी हेard ऑन हाई, कि जो ट्रम्पेट है वो क्या करेगी, बताएगी अपने को कि अब दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। तो बिब्लिकल एल्यूजन है कि बताया गया है रिजरेक्शन ट्रम्पेट के बारे में, द डेड शैल लिव एंड लिविंग डाई। तो उस दिन क्या होगा कि जो जी रहे हैं वो तो मर जाएंगे, और फिर सारे मरने के बाद है सारे लोग फिर से खड़े होंगे। और भाई कुछ लोग स्वर्ग चले जाएंगे, कुछ लोग नर्क चले जाएंगे। ये क्या है, ये उस साउंड का कमाल होगा, उस म्यूजिक का कमाल होगा।
कि पहले तो जितने भी लोग जी रहे हैं वो सारे मर जाएंगे, फिर जितने लोग अभी तक मरे हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कब्रों में दफनाया जाता है, तो वो सारे लोग खड़े होंगे, फिर कुछ को स्वर्ग भेज दिया जाएगा, कुछ को नर्क भेज दिया जाएगा उनके कर्मों के हिसाब से। तो देखो एंटीथेसिस का यूज हुआ है ना, कि द डेड शैल लिव एंड द लिव डाई, कि जो मरे हुए हैं वो तो जी जाएंगे और जो जी रहे हैं वो मर जाएंगे। तो एंटीथेसिस है और बिब्लिकल रेफरेंस भी है, और आप इसको पैराडॉक्स भी कह सकते हो। एंड म्यूजिक सेल एंड ट्यून द स्काई, और म्यूजिक क्या करेगा कि जो स्काई है उसको अनट्यून कर देगा, यानी पूरे पूरे बादलों को, आसमान को, धरती को, ब्रह्मांड को, सबको नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे मेटाफर है, अनट्यून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, कॉस्मिक ऑर्डर। और आयरनी है कि म्यूजिक ने ही क्रिएट किया था, म्यूजिक ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे आपकी है वो ये बड़ी सी पोएम है वो खत्म हो गई है। और आपको बता दूं जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, ये पोएम है वो बड़ी होती जाएगी। जैसे आपके है वो वेस्टलैंड है, वो बहुत ज्यादा बड़ी पोएम है। और एज ए प्रूफ रॉक है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी पोएम है। तो आगे पोएमें आपकी बड़ी ही होती जाएगी, ये वीडियोस बड़ी ही होती जाएगी। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज मैं ये चीज अप्रिशिएट करूंगा कि आप है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि स्टेंजा की मीनिंग क्या था, ये पूरा कोरस है इसका मतलब क्या था। कि भाई शुरुआत भी म्यूजिक ने ही की, एंड भी म्यूजिक ही करेगा। तो यहाँ पे म्यूजिक को देखो कितनी बड़ी फोर्स बताया गया है। ये जैसे सेंट सिसिलिया क्या करती थी, गाना बजाती थी। ये पोएम क्या है, सेंट सिसिलिया के लिए है। तो सेंट सिसिलिया का जो काम था उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बता दिया गया है, कि दुनिया की शुरुआत हुई म्यूजिक से, दुनिया कंट्रोल हुई म्यूजिक से, और दुनिया खत्म हुई म्यूजिक से। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दुनिया को, इंसान को कैसे कंट्रोल करते हैं वो बताया गया, और फिर एंड में कह दिया गया कि म्यूजिक से ही ये दुनिया है वो एंड होगी, है ना। कि भाई म्यूजिक ही क्रिएटिव फोर्स है, म्यूजिक ही कंट्रोलिंग फोर्स है, और म्यूजिक ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग जो भाई लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उसने ड्राइडन के इस ओड के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमुअल जॉनसन के बारे में। ड्राइडन्स ओड हैज द पावर ऑफ ट्रम्पेट एंड द सॉफ्टनेस ऑफ फ्लूट, कि जो ड्राइडन का ये ओड है ना, उसके पास पावर है ट्रम्पेट की, लोगों को अग्रेसिव करने की, और उसके पास सॉफ्टनेस है फ्लूट की। ये बात किसने कही थी, जॉन ड्राइडन ने। तो मीनिंग, जॉन प्रेजेस हाउ ड्राइडन कैप्चर डिफरेंट म्यूजिकल इफेक्ट्स परफेक्टली। तो इसका मतलब है, इस बात का मतलब है, सैमुअल जॉनसन कहना चाहते हैं कि जॉन ड्राइडन ने जो भाई ट्रम्पेट का इफेक्ट है उसे भी अच्छे से कैप्चर कैप्चर किया है, और जो फ्लूट का इफेक्ट है उसे भी अच्छे से कैप्चर किया है। बात करते हैं टीएस एलियट साहब की। ड्राइडन इज द मास्टर ऑफ पोएटिक साउंड एंड दिस ओड इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट अचीवमेंट। टीएस एलियट साहब कहते हैं कि जो ड्राइडन है ना वो पोएटिक साउंड के मास्टर हैं, और ये जो पोएम है ना, वो ये जो ओड है वो उनका फाइनेस्ट क्रिएशन है, यानी सबसे शानदार पोएमों में से एक पोएम है। विलियम हैजलिट साहब क्या कहते हैं, दिस ओड इज स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ वेरिड हार्मनी एंड फोर्स। कि भाई विलियम हैजलिट कहते हैं कि ये ओड है वो स्प्लेंडिड है, बहुत ही ज्यादा शानदार एग्जाम्पल है किसका, ये अलग अलग संगीत है वो कैसे अलग अलग इमोशन को, अलग अलग ताकतों को कंट्रोल करते हैं। जॉन डेनिस कहते हैं कि इट इज द नोबलेस्ट ओड इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि ये सबसे नोबल, सबसे प्योर, सबसे अच्छा ओड है पूरी इंग्लिश के अंदर। जॉर्ज स्टेनबरी कहते हैं कि ड्राइडेंस लिरिकल पावर रीचेज इट्स हाइट इन द सेंट सेसिलिया ओड, कि ड्राइडन की जो लिरिकल पावर है, जो शब्द चूज करने की उनकी क्षमता है, वो सबसे हायर लेवल पे पहुंचती है सेंट सिसिलिया के ओड में। जनरल क्रिटिकल व्यू क्या है, लोग क्या कहते हैं, सारे लोग क्या कहते हैं कि द पोएम प्रेजेंट्स म्यूजिक एज ए कॉस्मिक फोर्स दैट क्रिएट कंट्रोल एंड डिस्ट्रॉय यूनिवर्स। कि इस ओड में म्यूजिक को क्या कहा गया है, एक कॉस्मिक पावर कहा गया है, जो यूनिवर्स को क्रिएट करती है, कंट्रोल करती है और डिस्ट्रॉय करती है। तो इसी के साथ है वो अपन क्या करते हैं, इस प्यारी सी बड़ी सी क्लास को एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसके बाद अपन एक पोएम और करेंगे, फिर अपन है वो प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपके साथ हमेशा है वो आपको पता है किड्स क्लासेस खड़ा रहेगा। हर एग्जाम आए उसके लिए इंग्लिश की क्लासेस आपको किड्स क्लासेस पे फ्री मिलने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस प्यारी सी क्लास को एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय।